तो उसमें क्या बात क्लियर कर रहे हैं कि कोई एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता। यानी क्या मतलब कि फ़िज़िक्स के किसी भी लॉ को परफॉर्म करने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि ये लॉ आप सिर्फ इस एरिया में, इस इलाके में ही परफॉर्म करें, इस फ्रेम में ही परफॉर्म करें तो ही वैलिड होगा, बल्कि दुनिया भर के पूरी यूनिवर्स की किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिज़िक्स के लॉज वैलिड होंगे। ये वाली बात आ गई। ऑल द लॉज आर इक्विवेलेंट या सिंपल मीन्स वैलिड होंगे फॉर देयर डिस्क्रिप्शन, बट वो शर्त क्या है कि वो जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हों वो कैसे हों, वो कौन से हों, इनर्शियल। तो इसका मतलब ये है कि इनर्शियल जितने भी हों सारे इनर्शियल हों। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जो एक्सपेरिमेंट या लॉ परफॉर्म कर रहे हो वो खाली कराची में दुरुस्त होगा, नहीं, वो कनाडा में भी दुरुस्त होगा, हर जगह दुरुस्त होगा, बस शर्त ये है कि वो सारे रेफरेंस फ्रेम कैसे हों, इनर्शियल हो, उनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, इजाफी एक्सेलरेशन नहीं हो, बल्कि क्या हो, ज़ीरो एक्सेलरेशन हो। ठीक है, वाला पॉइंट है। तो आप समझ के याद करना है इस पॉइंट को। वैसे बात यही है कि अगर आपने वो वाला भी लिखा है तो ये भी नहीं कहूँगा कि वो गलत है, वो भी सही है, आप इन शॉर्ट भी लिख सकते हो बात को, बट बेटर ये होता है कि जो चीज़ आपको किताब में बताई जाती है वो इस्तेमाल करते हो, तो उससे आपकी बात वो क्लियर हो जाती है। अच्छा दूसरा पॉइंट आपको क्या बताता है, दूसरा पॉइंट आपको ये बताता है, वो भी यकीनन आपको पता चल गया है कि दूसरा पॉइंट आपको ये बताता है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, कि जो, या फिर ये बोला जाता है कि जो लाइट की स्पीड है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये बताता है, वो बोलता है कि लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो हर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से, चाहे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, चाहे वो ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो किसी भी कांस्टेंट स्पीड से, उन सब के सबको रोशनी की रफ्तार में कोई तब्दीली महसूस नहीं होती। ठीक है, रोशनी किसी के लिए रिलेटिव नहीं है, बल्कि रोशनी की रफ्तार सबके लिए एब्सोल्यूट है। कैसी है, यानी कांस्टेंट। ये वाली बात इस दूसरे वाले पॉइंट में हमारे आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पोस्टुलेट्स ख़त्म हो जाते हैं और वो स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट है वो कितनी आ गई, 3 एक्सपोनेंट 8 आ गई। अच्छा, अब कांस्टेंट से मुराद एक ये भी है, देखो कांस्टेंट बोलने का मतलब ये भी है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ रोशनी का एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या होगा। ये बात जो हम कहते हैं कि रोशनी की रफ्तार एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दुनिया जहाँ में हर जगह इसकी रफ्तार एक जैसी पाई जाएगी, तो मुझे बताओ फिर रोशनी की रफ्तार का एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर आप किसी ऐसी ट्रेन में बैठे हुए, किसी ऐसे रॉकेट या जहाज़ में बैठे हुए, स्पेसशिप में बैठे हुए जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा। बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला एमसीक्यूज़ है ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या आप ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, सो द एक्सेलरेशन इज, सोचो एक्सेलरेशन कैसा होगा साहब। लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट से मुराद ये है किसी एक मखसूस एरिया से वो एक ही रफ्तार से ट्रेवल करेगी। अच्छा, एक चीज़ और भी इसमें क्लियर कर लो, इसमें एक वर्ड वैक्यूम का भी आता है कि ये जो मैक्सिमम रफ्तार है ना 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, ये कहाँ होती है, स्पेस में। स्पेस में यानी वैक्यूम में, यानी जहाँ बिल्कुल खाली स्पेस है, बट जहाँ थोड़ा एटमॉस्फेयर हैवी होने लगेगा ना, जहाँ थोड़ा एटमॉस्फेयर आने लगेगा वहाँ थोड़ी बहुत रफ्तार में कमी आ सकती है। फिर जैसे रोशनी पानी में दाखिल होगी ना, पानी और हैवी होता है, तो पानी में दाखिल होगी रोशनी की रफ्तार और स्लो हो जाती है। लेकिन जो सबसे मैक्सिमम रफ्तार है पानी किसकी रोशनी की, वो कहाँ पर होती है, वैक्यूम में होती है, मतलब जहाँ कोई मटेरियल नहीं होता। तो ये वाली बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो आपसे मैं कह रहा था कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हो तो बेटा आपका एक्सेलरेशन 0 है। क्या है, क्यों, क्योंकि रफ्तार कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड में कोई इंक्रीज और डिक्रीज ही नहीं आ रहा, तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप मूव कर रहे हो। आप जिस बस में बैठे हो वो बस बहुत हाई स्पीड से चल रही है, लेकिन आपको फील सिर्फ कब फील होगा, जब वो अपनी रफ्तार को ब्रेक लगाएगी या मज़ीद अपनी रफ्तार को और बढ़ाएगी। जब तक नहीं बढ़ाएगी, जब तक नहीं घटाएगी, आपको फील नहीं होगा। आप स्मूथ जाते रहोगे और आपको नहीं पता चलेगा कि कुछ टाइम में आपकी मंजिल आ जाएगी। तो जब आपको महसूस ही नहीं हो रहा, फील ही नहीं हो रहा, बल्कि खिड़की का पर्दा हटाकर सराउंडिंग को देखकर आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई मेरी गाड़ी भी चल रही है, वरना जब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप बैकग्राउंड को या सराउंडिंग को नहीं देखोगे। तो लिहाजा जो चीज़ लाइट की स्पीड से मूव करेगी या खुद लाइट, उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना होगा, 0 होगा। तो ये बात ज़रूरी समझना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अच्छा देखो नोट्स में मैंने
आगे एक सवाल दिया कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिड आइंस्टाइन गिव। तो मुझे बताओ इसका जवाब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नंबर 1 आ गया स्पेशल, नंबर 2 आ गया जनरल। इस पे अच्छा फिर सवाल आया अगला, आगे शॉर्ट सवाल दिए हैं। वाई इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉल्ड स्पेशल। इसको स्पेशल क्यों कहेंगे? मतलब स्पेशल से मुराद क्या होता है? खास। जब इंसान मिसाल के तौर पे कोई बिज़नेस शुरू करता है तो वो छोटे पैमाने से शुरू करता है या डायरेक्ट बड़े पैमाने पे चले जाता है? छोटे पे। अब जब छोटे से स्टार्ट कर रहा है, मिसाल है वो सिर्फ पकोड़े बेच रहा है, तो अभी उसकी दुकान ख़ास पकोड़े वाली है ना। कहते ना बातें करोड़ों की दुकान है पकोड़ों की, तो अभी उसकी दुकान किसी है पकोड़े। ख़ास तौर पे क्या बेच रहा है अभी वो मशहूर है पकोड़े वाला है। लेकिन जब कारोबार बढ़ा तो उसने समोसे भी रख लिए, उसने पेटीज भी रख लिए। तो जब वो पकोड़े बेच रहा था तो वो स्पेशल शॉप थी, और जब वो समोसे पेटी सब कुछ बेच रहा है तो कैसी शॉप है वो? जिस तरह आप कहते हैं जनरल स्टोर। जनरल स्टोर क्या करता है? हर चीज़ बेचता है। लेकिन एक होती है स्पेशल शॉप, वो सिर्फ गारमेंट्स की है, वो सिर्फ ग्रॉसरी की है, तो वो हो गई क्या? मखसूस हो गई। तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ सबसे पहले स्पेशल में आती है, फिर वो फैलती है वो। तो आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी पहले दी होगी अंदाजे से बताओ? सबसे पहले उसने स्पेशल थ्योरी दी, उसके 100 साल बाद जाके उसने जनरल, 100 साल बाद नहीं, सॉरी वो खुद ही मर गया हो नहीं, 100 साल नहीं, चंद सालों बाद, वो 100 साल कोई और मामला था। 12, लेकिन पहले स्पेशल दी, फिर क्या दी? जनरल थ्योरी उसने दी। अच्छा, तो उसने कहा सवाल पूछा कि स्पेशल को स्पेशल क्यों कहते हैं और उसके पोस्टुलेट्स बताओ। तो स्पेशल का स्पेशल जवाब क्या है वो, और पोस्टुलेट्स तो ये वाले आ जाएंगे। तो बेटा देखो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज कॉल्ड स्पेशल बिकॉज इट इज़ कन्फाइंड। उसको मखसूस करा हुआ है, कन्फाइंड यानी कि मखसूस कर दिया टू इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ओनली। हमने उसको देखो, 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। अगर एक चीज़ दोनों पे काम कर रही हो तो वो जनरल है, लेकिन एक को मखसूस कर दिया एक के लिए, और किसके लिए मखसूस किया? इनर्शियल फ्रेम के लिए कन्फाइंड कर दिया, तो लिहाजा वो हो गई क्या? स्पेशल थ्योरी। ठीक है, चलो अब ये एक वर्ड का मतलब बताओ। ये 2 वर्ड का क्या फ़र्क आ रहा है? दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है? वो देखना हो ना, रेड कलर ब्लू तो नहीं हुआ। हाँ मुझे बताओ, दो वर्ड्स में क्या फ़र्क है मामा? एक लिखा हुआ है स्पेशल, एक लिखा हुआ है, दूसरे का पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है स्पेशल, ये लिखा हुआ है, इसे क्या पढ़ेंगे? स्पेशल पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे स्पाशल, स्पाशल, स्पाशल। ठीक है। अच्छा, और मे भी कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी से पॉसिबल है, स्पाशल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। बहरहाल अगर ई है और एक जगह ए है, स्पेशल और स्पाशल, कहीं टी से भी होता है, कहीं सी से भी होता है। स्पेशल और स्पाशल का फ़र्क करो। देखो, ये ख़ास है और इसका ताल्लुक़ है स्पेस से। स्पाशल का ताल्लुक़ किससे? स्पेस, यानी हर वो चीज़ जो स्पेस से रिलेट कर रही है वो कैसी होगी? स्पाशल होगी। और वो, अब मैं ये नहीं बोल रहा, मैं स्पेशल को स्पाशल नहीं कह रहा, वो स्पाशल ही है। वो एक चीज़ है ख़ास, स्पेशल, एक चीज़ है जिसका ताल्लुक़ स्पेस से है, वो क्या है? स्पाशल। ठीक है, या स्पाशल ही कहें। ठीक है ना। अब इसमें मैंने अगला सवाल दिया हुआ है, शॉर्ट में सवाल सुनो। व्हाट, जाहिर है उसकी बात अब तक हमें काफ़ी तक क्लियर हो गई है। तो सवाल सुनो, जवाब आप खुद बताना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, शामिक तुम बताओगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? दोनों में फ़र्क क्या है? एक बुनियादी फ़र्क क्या है? दोनों थ्योरी में एक बुनियादी फ़र्क क्या है? बताओ, दोनों थ्योरी में बुनियादी फ़र्क क्या है? कौन बताएगा बुनियादी फ़र्क क्या है इन दोनों में? ये बताओ। एक में हाई स्पीड का और एक में स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन, वो स्पेशल। हाँ, कुछ हद तक बात ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर मैं जो मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है उसके हिसाब से बताओ। एक डिफरेंस तो ये आ गया कि स्पेशल थ्योरी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डील करती है, तो जनरल किससे डील करेगी? हाँ, अब जो तुम बात ग्रेविटी कर रहे हो, ये वाला फैक्टर भी आ गया। देखो, स्पेशल थ्योरी में ग्रेविटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ग्रेविटी का जिक्र वहाँ, क्योंकि वहाँ बात किसकी होती है? हाई स्पीड्स की। जबकि जनरल थ्योरी में
इन्वॉल्व किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है किस चीज़ को, ग्रेविटी। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब कोई सैटेलाइट हाई पोजीशन पे होता है एल्टीट्यूड पर, तो वहाँ उसकी ग्रेविटी क्या हो जाती है, कम, फ़र्क पड़ जाता है। ग्रेविटी की कम होने से उस जगह का वक्त स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में डिफरेंट चल रहा होता है। एक घड़ी अगर ज़मीन पे, एक घड़ी अगर स्पेस में होगी, दोनों घड़ियाँ एक जैसी नहीं, वक्त का क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। और वो ग्रेविटी का ताल्लुक किससे, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसका जवाब यहाँ बना के मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना। अब आते हैं अपने अपने असल टॉपिक पे, वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, पूरा सवाल यहाँ नोट्स में बना हुआ है, उसको आप यहीं से तैयारी करेंगे। मैं अब यहाँ पे खाली उसको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब कॉन्सिक्वेंसेस को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आप इंट्रोडक्शन में, तारुफ में ये बात बताएंगे। देखो इसमें लिखा है, सुनना बात को, सुनो। इन डेवलपिंग द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी हैव सीन दैट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड वी हैव बीन यूज्ड। जब हम जो भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि वो इनर्शियल है ना, तो उनको वो जितनी भी स्पीड होंगी वो स्पीड्स कैसी होंगी, कांस्टेंट स्पीड्स होंगी, वेरिएबल स्पीड्स, क्योंकि हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फिर लिखा हुआ है इफ़ द स्पीड v जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस रफ्तार की, बिकम लार्ज इनफ, वो बहुत हाई स्पीड हो जाए, ठीक है, एंड अप्रोचेस द, और पहुंच जाए यहाँ तक, स्पीड कहाँ तक पहुँच सकती है अपने लिमिट में, स्पीड ऑफ लाइट तक, कहाँ तक, स्पीड ऑफ, ये एक लिमिट ऑफ स्पीड होती है। देन फिर क्या होगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर फाउंड टू बी नोटिसेबली रॉन्ग, वहाँ वो गलत हो जाएगी, और हैंस अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, कॉल्ड लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इज इंट्रोड्यूस्ड वेयर अ फैक्टर कॉल्ड लॉरेंट्ज और रिलेटिविस्टिक फैक्टर इज़ यूज्ड। अब वहाँ एक फैक्टर इस्तेमाल होगा, यानी मान लो एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, उससे क्या बोलेंगे, लॉरेंट्ज फैक्टर या रिलेटिविस्टिक फैक्टर, या तो लॉरेंट्ज फैक्टर या रिलेटिविस्टिक फैक्टर, वो इस्तेमाल होगा। और वो फैक्टर क्या है वो हम यहाँ देखते हैं। पहले इस फैक्टर को समझेंगे। वो जो लॉरेंट्ज फैक्टर है ना बेटा, वो उसको इस तरह से बनाते हैं, गामा, ये सिंबल है गामा का, गामा बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो पूरा फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज या रिलेटिविस्टिक फैक्टर। अब इसको समझना देखो, ये क्या है, गामा। गामा की वैल्यू हमें बताएगी, गामा की वैल्यू हमें बताएगी कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा हाई स्पीड्स में। किसमें, अब सुनो, जब कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड्स पे भी चल रहा होगा ना, तो उसका जो एक्चुअल मास होगा ना, वो एक्चुअल नहीं लगेगा, वो एक्चुअल से ज़्यादा लगेगा, मतलब मास फैला हुआ लगेगा, मास हकीकी मास से ज़्यादा लगेगा। 50 किलो का बंदा मान लो 52 किलो का लिख रहा है, 50 केजी वाला वज़न 50 से ज़्यादा हमें डिटेक्ट होगा। इसको बोलते हैं क्या, मास वेरिएशन, मास। अच्छा, अगर किसी की लेंथ 10 मीटर है तो वो लेंथ एक्चुअल से कम डिटेक्ट होगी, उसको क्या बोलते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, जो चीज़ लाइट की स्पीड के करीब भी ट्रेवल कर रही होगी ना, उस चीज़ का मास वेरी हो जाएगा और उसकी
लेंथ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो ये मार्कर है, ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ये उस तरफ ट्रैवल करते हुए ऐसे चपटा हो जाएगा। मतलब अब ये पूरा मार्कर आपको इस लंबाई में नहीं दिखाई देगा। मान लो ये खाली मेरी फिंगर दिख रही है, इस फिंगर के साइज़ का हो जाएगा। इतना इतना क्या हो जाएगा? चपटा। कैसा हो जाएगा? चपटा, पिचक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरी बात ये कि अगर इसका वज़न 10 ग्राम है तो डिटेक्ट 10 ग्राम से ज़्यादा हो रहा होगा। सही है? ऐसा क्यों होगा? ये फैक्टर ये बताएगा, ये लॉरेंस फैक्टर बताएगा। भी बता, ये कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ मैं, नताइज बता रहा हूँ। उसके नताइज कि कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइट की कंपेरेबल स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा। उसका मास इजाफी दिखाई दे रहा होगा, उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई दे रही होगी, और उसका अपना वक्त जो उसका गुजर रहा होगा वो एक्चुअल से स्लो चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें उस शख्स को फील नहीं हो रही होंगी, बल्कि उसको फील हो रही होंगी जो उसको देख रहा होगा। ये सारे हादसात उसको नहीं महसूस हो रहे होंगे जो उस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, बल्कि ये सब उसके लिए कौन ऑब्जर्व कर रहा होगा? जो उसको देख रहा है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ आएगा रिलेटिव बात, मास का वेरी होना, लेंथ का कॉन्ट्रैक्ट होना, वक्त स्लो जाना। अगर तुम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो तुम्हें नहीं फील होगा, तुम नॉर्मल रहोगी। जो तुम्हें देख रहा होगा ना उसको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा वक्त स्लो हो गया, तुम्हारी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई और तुम्हारा मास वेरी हो गया। सही है? ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, इसकी तो बेचारी वैसे इतनी छोटी सी है तो अब तो कम से कम एटलीस्ट फिर ये फैली हुई दिखाई देगी। तो सब चीज़ें डिपेंड करी इस गामा के ऊपर। देखो भाई, अगर गामा की वैल्यू 1 है अगर गामा की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे नो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। कोई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं आएगा। जिसका मास जैसा है कैसा रहेगा? वैसे ही रहेगा। अच्छा, लेकिन उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होना है? 1 होना है। और अगर गामा की वैल्यू हो जाए 0, क्या हो जाए? दो बातें, या तो गामा की वैल्यू 1 हो या वैल्यू। अब अगर गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो दो बातें, आइदर 0 और इनफाइनाइट। उस ऑब्जेक्ट का मास, उसकी लेंथ, उसका टाइम या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा या फिर इतना बढ़ जाएगा कि वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट की मिसाल ऐसी है जैसे ये इतना बड़ा बोर्ड है ना, इस बोर्ड के इस जगह पे इधर एक कीड़ा चल रहा है, एक चूंटी चल रही है। उस चूंटी के लिए ये इतना बड़ा बोर्ड क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा होगा। तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि वो कहीं ख़त्म नहीं होगा, होता होगा, लेकिन किसी के लिए, किसी के रेस्पेक्ट से वो बहुत बड़ा है तो हम बोलेंगे वो क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है चलो पहले ये वाली जरा बात नोट कर लो। गामा 1 होगा तो नो इफेक्ट, और गामा 0 होगा तो या तो वो 0 हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, गामा की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी और 0 से बड़ी भी हो सकती है, तो फिर मैं मॉडरेट बोलूँगा। तीन बातें नोट कर लेना। गामा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान भी हो सकती है। अगर 0 और 1 के दरमियान होगी तो इफेक्ट होगा, बट मॉडरेट इफेक्ट होगा।
बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना कब, जब गामा क्या हो, 1 हो। और बहुत ज़्यादा इफेक्ट कब होना है, जब वो और उनके बीच में कोई वैल्यू आ रही होगी तो इफेक्ट होगा, लेकिन कम होगा इफेक्ट। 1 से ज़्यादा वैल्यू की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसकी बात भी बता दो कि 1 से ज़्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये जो देखते गामा की वैल्यू या लॉरेंस फैक्टर 1 कब होगा, तो बात सुनो भाई, लॉरेंस फैक्टर 1 जब होगा जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, जब वो ऑब्जेक्ट, अब देखो गामा इज 1 इफ v इक्वल टू, अच्छा अब देखो यहां v क्या है, उस ऑब्जेक्ट की रफ्तार जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो उस ऑब्जेक्ट की रफ्तार का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी अगर उसकी स्पीड 0 है, इट मीन्स वो रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो बताओ गामा का सॉल्यूशन क्या बनेगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। बताओ फिर क्या बनेगा, 1 माइनस 0 बटे एनी नंबर क्या बनता है, अरे इसके लिए भी कैलकुलेटर निकालोगे, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो, नहीं कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि असल में देखा जाए तो ये नंबर 1/c² 0 से हो रहा है। अगर 0 किसी नंबर की कहाँ रखा हो, ऊपर न्यूमरेटर में रखो ना, मतलब वो मल्टीप्लाई में ही उसके साथ, तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगी क्या बनता है बेटा, हाँ। या अगर कोई नंबर 0 को डिवाइड कर रहा हो, अभी यहाँ 0 को डिवाइड कौन कर रहा है, 0 डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो भाई 0 डिवाइड या मल्टीप्लाई में तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ वो एक अलग केस है कि अगर डिवाइड में 0 आए, अगर डिवाइड में 0 आएगा ना नीचे, तो वो एक अलग केस है, उस वक्त क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, तो वो भी केस आएगा। लेकिन अभी ऊपर 0 आ रहा है तो जवाब यहाँ पे क्या आएगा, 0। और बताओ 1 माइनस 0 क्या होगा, 1, तो गामा की वैल्यू क्या आएगी, 1। गामा 1 होगा जब ऑब्जेक्ट की रफ्तार कैसी होगी, 0, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो जब उन्होंने बोला क्या, नो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। गामा हो गया 1, सही भाई। अब बात करते हैं कि गामा होगा 0, हाँ बेटा गामा को बनाना है 0, इधर बनाते हैं गामा को 0। गामा 0 कब हो सकता है, याद रखना, गामा 0 सिर्फ जब होगा जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद स्पीड ऑफ लाइट। यानी एक केस वो कि वो मूव ही नहीं कर रहा रेस्ट में, और दूसरा केस वो कि वो इतना फास्ट मूव कर रहा है कि वो किसके कंपेरेबल हो गया, स्पीड ऑफ लाइट के। मिसाल आपको उस दिन भी बताया था जब वाक़या मेराज की बात करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बुर्राक पे, बुर्राक किस रफ्तार से ट्रैवल करता था, रोशनी की रफ्तार से। तो जब उन्होंने पूरा सफ़र कर लिया सातों आसमान का, वो वहाँ चले भी गए, उनके लिए वक्त का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। मतलब वो कम से कम वक्त में पूरे हेवंस का, कायनात का सफ़र करके आ गए, और वहाँ वक्त नहीं गुजरा। तो वो जिस रफ्तार से गए थे वो रफ्तार क्या थी, स्पीड ऑफ कांस्टेंट स्पीड थी। उनके लिए कोई चीज़ महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि जब आप रोशनी की रफ्तार से सफ़र करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप सफ़र कर रहे हो। हाँ, आप अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंच भी जाओगे, सही है ना। तो जब भी तो आजकल हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिक फ़ाइबर। ऑप्टिक फ़ाइबर क्या है, जो इंटरनेट की सबसे हाईएस्ट अभी तक हमारे लिए है। ऑप्टिकल फ़ाइबर लगाओ, नेट अच्छा चलेगा, ऐसे बोलते हैं मतलब
नेटवर्क अच्छा आएंगे, बड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर में करंट नहीं इस्तेमाल हो रहा, वहाँ तार नहीं है, वहाँ रोशनी इस्तेमाल हो रही है, विच इज़ लेज़र, और लेज़र यानी लाइट, और वो सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। तो नेटवर्क या जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी हम तक पहुँच जाती है। सही। लेकिन फिर सारा मसला आया कि उसको शार्क खा जाती है, फिर मसला आया कि उसको शार्क खा जाती है, क्योंकि उसको कहते हैं अंडर वाटर उसको लेके आते हैं, तो आए दिन वो कहता है यार वो ब्रेक हो गई, डैमेज हो गई, शार्क खा गई उसको, वो एक अलग मसला है। अब देखो गामा क्या लाना है, तो गामा ज़ीरो कब होगा यार? अब तुमने मुझे बोला ना मुझे गामा वाला चना अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से ना हवा कम करो उसकी, ऐसा बनाओ, ठीक है। गामा क्या होगा? इफ़ ऑब्जेक्ट की स्पीड बराबर हो जाएगी स्पीड ऑफ v बराबर हो जाएगा c के, हर कोई बन जाएगा रोशनी, हर कोई बन जाएगा रोशनी। रोशनी से तेज कुछ नहीं, रोशनी की ज़बान से तेज भी कुछ नहीं। हाँ भाई, तो गामा क्या होगा? 1 माइनस जहाँ v था वहाँ क्या रहेगा? c, उस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या था? अब दोनों आपस में लड़के मर जाएंगे, कट के मर जाएंगे, मतलब क्या बचेगा? 1 माइनस, बेटा ये दोनों कट गए, क्या बचा? हाँ देखो देखो बेटा, a बटे a कितने होते हैं? सोचो, ऊपर एक, हाँ ना, इनको ये तो समझाना चाह रहा हूँ, ऊपर एक ये था, नीचे वाला ऊपर गया, उसकी पावर क्या हो गई? -1। तो अब बेसिस सेम करो, a की पावर 1 माइनस 1, a की पावर क्या बनी? 0। किसी भी नंबर की पावर 0 तो जवाब क्या आता है? 1 आता है। तो इतना समझाना पड़ा मुझे ये बताने के लिए कि भाई अगर ऊपर नीचे नंबर सेम होते हैं तो कट के जवाब क्या आता है? 1 आता है। तो बेटा c स्क्वायर बटे c स्क्वायर कट के क्या आएगा? ये अब 1 माइनस 1 क्या आएगा? हाँ ये सही है, 1 माइनस 1 क्या आएगा? और 0 का रूट होता है 0, तो गामा आ जाएगा 0। हाँ, अब वो 0 और इनफाइनाइट का चक्कर क्या है, ये जब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे आएंगे, जब हम उसको देखेंगे। समझ गए ना बात यहाँ तक? देखो जो आगे बात अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, अगली बात, तो वो ऐसी बात है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, जिनको हजम करना, एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है कि यार ऐसा कैसे होगा। उसकी वजह ये है कि रियल लाइफ में वो मिसालें हमें नहीं मिल रही होती, सही है ना? तो क्लासिकल फिजिक्स को समझना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल मॉडर्न को समझना है। क्लासिकल तो फिर भी हमारी लाइफ में इस्तेमाल हो रही होती है, बट मॉडर्न की जो चीज़ें हैं वो हमारी रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं हो रही होती, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड उन्हीं पे करती है, मॉडर्न पे। पहला कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा मास वेरिएशन। नोट्स में आपको जो मैंने पीडीएफ दिया है उसमें सब बना हुआ है, बस ठीक है, आपने सब तैयारी इसी से करनी है। यहाँ खाली मेन पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, वो आप लिखेंगे और उसके जो फॉर्मूला होगा उसको समझेंगे, ठीक है। मास वेरिएशन, अच्छा वेरिएशन का मतलब क्या है? कि वेरिएशन का मतलब है चेंज, वेरिएशन का मतलब है चेंज, ठीक है, सही। एक होता है वर्ड वेरी, VARY, वेरी, वेरी का मतलब होता है जो तब्दील होता हो, चेंज होता हो, या जिसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वो होता है जो कि चेंज हो सकता है। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट। अगर मैं बोलूँ मास कांस्टेंट, मीन्स वो कांस्टेंट मास है। मैं बोलूँ मास वेरिएशन, इट मीन्स कि मास में वेरिएशन आ सकती है, मास अपने एक्चुअल से ज़्यादा हमें दिख सकता है या फील हो सकता है। अच्छा, अब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मास नहीं होगा, अब किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई एक मास नहीं होगा, बल्कि उसके 2 या उससे ज़्यादा भी मासेस हो सकते हैं। सबसे पहला तो उसका एक मास होगा, लाजमी उसको बोलेंगे रेस्ट मास। यानी अब तक के फिज़िक्स में हमने जितनी बार भी मास का जिक्र किया है,
कि किसी चीज़ का मास होता है 10 kg, 20 kg, 50 kg, तो वो वाला मास अब हम कहेंगे क्या, रेस्ट मास। वो क्या कहलाएगा, रेस्ट। यानी आम हालात में जो हमारा मास होता है वो हमारा कौन सा मास होता है, रेस्ट मास। या अगर हम कोई बहुत हाई स्पीड्स पे नहीं, नॉर्मल स्पीड्स पे भी मूव कर रहे हैं तो हमारा या उस बंदे का मास जो मूव कर रहा है वो कौन सा मास मान लेंगे, रेस्ट। लेकिन जब वो कोई हाई स्पीड्स पे मूव करेगा तो फिर उसके मास में आएगी वेरिएशन। सिर्फ कब, जब वो बहुत हाई स्पीड्स पे, कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करेगा। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे मास वेरिएशन की। तो यूँ समझेंगे, देखो अब हम यहाँ पे पहले मैं यहाँ सिंबल फार्मूला बताता हूँ, फिर हम इसको समझते हैं। देखो हमारे पास फार्मूला आएगा m इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय लॉरेंट्ज़ फैक्टर। गामा क्या था, लॉरेंट्ज़ फैक्टर। पहले यहाँ बात समझना, देखो यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m क्या है और m नॉट क्या है। अब यहाँ दो तरह के मास आ गए। फ़र्क किस चीज़ से कर रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं नॉट और यहाँ कुछ भी नहीं लगा रहे। जहाँ लगा रहे हैं नॉट तो ये m नॉट का मतलब हुआ, m नॉट का यहाँ मतलब हुआ रेस्ट मास। यानी वो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कि जब वो रेस्ट की हालत में है तो उस वक्त उसका जो भी, उसके अंदर जो भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जिसको किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। किस में, किलोग्राम में। मेजर किस में करेंगे इसको भी, किलोग्राम में। लेकिन ये कब होगा, ये जब होगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी। या अगर ज़ीरो के अलावा हो सकती है तो क्या बोलूँगा मैं, नॉट हाई इनफ। मतलब कोई बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की बात हम नहीं कर रहे हूँ। या फिर वो स्पीड्स हों जो कहाँ पाई जाती हों, क्लासिकल वर्ल्ड में। तो उस वक्त भी मास पे कोई खातिर खा बहुत ज़्यादा काबिल गौर कह सकता हूँ या नोटिसेबल फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त भी हम बोल सकते हैं कि वो उसका मास वही है जो कौन सा मास है, रेस्ट मास है। ठीक है। फिर जब बात करेंगे m की, तो यहाँ पे m क्या होगा, वैसे हम m को मास बोलते हैं लेकिन अब इस बार m मास नहीं रहेगा, इस बार m कहलाएगा रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास। और ये कब होगा कि जब, अच्छा इसको मेजर किस में करेंगे, इसको मेजर करेंगे किलोग्राम, क्योंकि ये भी मास है। लेकिन इसकी कंडीशंस क्या होंगी कि ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जिसके मास में हमें तब्दीली दिखाई दे रही होगी, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तकरीबन अप्रॉक्सीमेट कह लो, एक यहाँ रेंज बना देते हैं, एटलीस्ट 5% टू 100% ऑफ c। मतलब कम से कम अगर वो लाइट की स्पीड का 5% भी हुआ ना, कम से कम भी कह रहा हूँ 5% भी हुआ, या ज़्यादा से ज़्यादा कितना हुआ, 100%। किसके कंपेरेबल में, स्पीड ऑफ लाइट के। तो कहीं जाके ये वाला इफ़ेक्ट हमें मिलेगा, सही है, वरना ये वाला इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। सो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट सिर्फ कब मिलेगा, जब स्पीड बहुत हाई होगी, कम से कम लाइट की स्पीड का 5% या उससे ज़्यादा 100%। ठीक है। नाउ गामा क्या है, लॉरेंट्ज़ फैक्टर। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस v² अपॉन c²। सही भाई, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है, हमारा बन जाता है फॉर्मूला। अब एक बात को याद रखना कि जब भी लॉरेंट्ज़ फैक्टर डिवाइड में आएगा, एक पॉइंट बना लेते हैं कि लॉरेंट्ज़ फैक्टर इज़ इन रेशो, रेशो से मुराद है वो डिवाइड में आ रहा है। अगर लॉरेंट्ज़ फैक्टर रेशो में आ रहा है, या फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख देना डिनोमिनेटर, वो आपको कहाँ दिख रहा हो, नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा हो, डिवाइड में। ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा, रिजल्ट विल बी मोर, नतीजा ज़्यादा होगा।
रिजल्ट विल बी मोर, यानी नतीजा ज़्यादा होगा। यानी हम चाहे किसको कर रहे हैं, मास को, तो जो मास में तब्दीली दिखाई देगी ना वो एक्चुअल मास से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मास कर जाएगा वेरी। अब यहाँ वेरी कौन सा वाला वेरी, कम या ज़्यादा वाले दोनों बात हो सकती है, लेकिन यहाँ कम नहीं होगा, यहाँ सिर्फ क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब भी लॉरेंस फैक्टर डिवाइड में आ रहा होगा तो वो जिस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं वो लाजमी के लाजमी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। किसके मुकाबले में, एक्चुअल वाले के मुकाबले में हमें ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। सही, ये वाली बात सिर्फ कब, कि जब लॉरेंस फैक्टर कहाँ पे आ रहा हो, डिनोमिनेटर में, या क्या बोलूँगा, डिवाइड में आ रहा हो। इसी तरह भी आगे वो मल्टीप्लाई में भी आएगा। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के मुताबिक पहले अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे रेस्ट में है, और ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे लाइट की कितनी % स्पीड से मूव कर रहा है, 50%। 0.5 का मतलब है 50%। अब अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक बंदा मौजूद है जिसका वज़न हकीकत में कितना है, एक्चुअल मास उसका, रेस्ट मास कितना है, 50 kg, तो इसका मास इसके अपने लिए तो 50 रहेगा, भले वो लाइट की स्पीड से भी मूव करे, उसको अपने लिए कोई तब्दीली महसूस नहीं होगी। लेकिन जो उसको देख रहा होगा, उसको कौन देख रहा है, फ्रेम ए, फ्रेम बी। फ्रेम ए देख रहा है फ्रेम बी को। सो फ्रेम ए तो अभी हमने बोल दिया हो किसमें, रेस्ट में। फ्रेम ए देख रहा है कि फ्रेम बी किस रफ्तार से मूव कर रहा है, लाइट की 50% स्पीड से। तो जब ये इसके मास को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, ये थ्योरेटिकली या अजम्पशन में, तसव्वुर में उसको डिटेक्ट करेगा या फाइंड करेगा, तो ये क्या बताएगा, इसके लिहाज से इसका मास m0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसके लिहाज से इसका मास क्या होगा, m, और ये m क्या होगा, लाजमी ग्रेटर देन 50 होगा। अब कितना ज़्यादा होगा वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन फिर सुनो, इसको इसका मास 50 से ज़्यादा डिटेक्ट होगा, 50 से ज़्यादा। लेकिन ये 50 से ज़्यादा सिर्फ किसको लगेगा, किसको लगेगा, जो उसको, हाँ, अब मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम लोगों का मास ज़्यादा हो गया, लेकिन तुम लोगों का मास तुम लोगों के लिए ज़्यादा, देखने वाले के लिए ज़्यादा होगा। सही है, ये रिलेटिव फैक्टर है, मतलब किसी के हवाले से, मेरे हवाले से तुम लोगों का मास तब्दील हुआ, तुम्हारे अपने हवाले से तुम्हारा मास तब्दील नहीं हुआ। सही है। अच्छा, तो अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पे कि दो बातें, रेस्ट मास और ये वाला क्या कहलाएगा, हाँ। अब कितना ज़्यादा बढ़ेगा वो किससे पता चलेगा, लॉरेंस फैक्टर से। अब मान लो, मैंने आपको उस लास्ट क्लास में बताया था कि अगर लॉरेंस फैक्टर 0 आ रहा हो, लॉरेंस फैक्टर 0 आए और लॉरेंस फैक्टर 1 आए तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अगर लॉरेंस फैक्टर 1 आए तो नो चेंज। अगर यहाँ मैं वैल्यू 1 रख दूँ, बताओ तो क्या होगा। अगर गामा की जगह 1 आ जाए तो m बराबर किसके होगा, देखो m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1। जवाब क्या आएगा, m इक्वल टू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क। और बेटा आपको लास्ट क्लास में बताया था गामा 1 कब होगा, गामा 1 जब होगा जब जिसको मैं देख रहा हूँ वो खुद भी रेस्ट में, वो खुद भी रेस्ट में। इसका मतलब है कोई रिलेटिविस्टिक फैक्टर उसके ऊपर आ ही नहीं रहा। जब फैक्टर ही नहीं आ रहा तो लिहाजा उसका वही मास होगा जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वही हकीकत में वही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, कोई फ़र्क नहीं। ऐसा सिर्फ कब होगा, जब गामा की वैल्यू 1, और गामा 1 सिर्फ जब होगा जब उस बंदे की रफ्तार 0 ही होगी, वो रेस्ट में ही होगा, या फिर लाइट की स्पीड से नहायत ही कम स्पीड से मूव कर रहा होगा, जो कि रिलेटिविस्टिक की डेफिनेशन पे नहीं उतरी। सही। और दूसरी बात, 0 कब होगा, 0 जब होगा, जब 0 होगा तो क्या बात बताई थी, जब 0 होगा तो या तो वो क्या हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा या उसको बोलेंगे इनफाइनाइट, यानी या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा या फिर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको हम कैलकुलेट भी
दो बातें, या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा या फिर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसको हम कैलकुलेट, है ना, पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब देखो, अगर गामा क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो मुझे बताओ m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 0। याद रखना, कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड हो जाए, कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो मैथमेटिक्स में उसका कोई आंसर नहीं आता, वो कहलाता है अनडिफाइंड। क्या कहलाता है? अनडिफाइंड का मतलब ही क्या होता है? इनफाइनाइट। अनडिफाइंड मतलब आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये एक इनफाइनाइट जवाब देता है। अब इनफाइनाइट का मतलब आप यूँ समझ सकते हो कि बहुत कोई बड़ी वैल्यू जिस तक हम नहीं पहुँच सकते। तो अगर कोई चीज़ 0 से डिवाइड हो जाएगी ना तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी, और अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 हो जाएगी। फिर सुन लो, कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, और 0 से डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। सही है, ये दो बातें याद रखना। अब इसकी सारी वर्डिंग आपको पैराग्राफ में मिल जाएगी। वहाँ यही बताया जा रहा होगा कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एक रेस्ट में है, दूसरा किसी कंपेरेबल स्पीड से मूव कर रहा है। तो जब एक बंदा उस दूसरे बंदे को देखेगा तो उसको उसके मास में डिफरेंस दिखाई देगा, और वो डिफरेंस डिपेंड करेगा कि वो कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है। तो उस रफ्तार को हम लॉरेंस फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करेंगे, हाथ के हाथ इसका रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल करेंगे। पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो कि मास वेरिएशन क्या है, और फिर कुछ वैल्यूज दे के मैं आपको समझाता हूँ कि मास 0 कब होगा और मास इनफाइनाइट कब होगा, ठीक है। देखो भाई, पहले दो कंडीशन समझ लो। व्हेन मास इज 0, देखो मास 0 कब होगा? मैंने लिखा व्हेन मास इज 0। मुझे बताओ एक बात, एक लॉजिकल बात, कि क्या किसी चीज़ का जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है उसका मास 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। कम से कम भी अगर वो रेस्ट की हालत में है और वो एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और अगर फिर वो फास्ट मूव करने लगे तो उसका वो कुछ ना कुछ मास और ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल 0 मास की बात ही नहीं कर सकते। मास हमारे पास या तो जैसा है वैसा ही रहेगा या उससे ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो मास 0 की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। मैं यहाँ कौन सी बात करूँगा कि मास व्हेन मास इज इनफाइनाइट, मतलब बता दें कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि हकीकत में किसी का कुछ ना कुछ मास मौजूद होगा, कुछ ना कुछ होगा। मान लो वो 1 × 10⁻³ kg है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। और जब वो किसी हाई स्पीड से मूव करेगा तो वो मास भी हमें ज़्यादा दिखाई देगा। तो 0 मास की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे। हाँ, मास बढ़ेगा, और एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो 0 तक नहीं जा सकती, वो कहाँ तक जा सकती है? हाँ, और अगर एक चीज़ कम हो रही हो तो फिर वो इनफाइनाइट तक नहीं जा सकती, वो कहाँ तक जाएगी? हाँ, बढ़ने वाली चीज़ जाएगी इन्फिनिटी तक, और कम होने वाली कहाँ जाएगी? 0 तक। सही है। तो मास इनफाइनाइट कब होगा? तो मास इनफाइनाइट उस सूरत में होगा कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। सही है। तो चलो ज़रा कैलकुलेट करते हैं उसका रिलेटिविस्टिक मास। फॉर्मूला क्या? m = अच्छा, ये मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ कि उसका जो एक्चुअल मास है वो 1000 kg है। ये अज्यूम करा है मैंने। उसका एक्चुअल मास कितना है? 1000 kg। अब वो मूव किस स्पीड से कर रहा है? लाइट की स्पीड से। तो पता करते हैं कि उसका रिलेटिविस्टिक मास क्या होगा। क्या होगा? m0 अपॉन 1 - v² अपॉन c²। इस मैथड को समझना क्योंकि अभी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। m0 जो भी बताया भले वो रख दो। कितना बताया? 1000 रख दो, है ना। 1 - बेटा v का क्या आएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? c² अपॉन a²। दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा?
क्या बचेगा, 1000 डिवाइडेड बाय √1 माइनस, अच्छा 1000 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 है ना, 0 का रूट 0। तो ऐसा मास क्या होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0, कोई चीज़ अगर 0 से डिवाइड होगी तो वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और अगर कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो इतनी ही कम हो जाएगी कि हो जाएगी 0। तो बेटा डिवाइड बाय 0, इसके लिए एक सिंबल बनता है ये चश्मा या उल्टा 8, हॉरिजॉन्टल 8, दिस सिंबल इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो हमारा मास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आइए अब एक बात हम यहाँ समझेंगे कि यार ये मास बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक तो चलो ऐसे बढ़ रहा है, अब तो इनफाइनाइट हो गया, इतना मास हो गया कि हमें वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हम। तो एक बात है, हम ये समझते हैं कि यार ये जो मास होता है, ये मैटर होता है, ना तो ये ख़त्म हो सकता है ना तो ये पैदा हो सकता है। अब एक चीज़ का मास था ही 1000 kg, तो उसका मास इतना कहाँ से आ गया, उसके पास वो मास कहाँ से आया, है ना, तो मास तो क्रिएट हो नहीं सकता। तो असल में अब बात यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि देखो उसको मिली थी स्पीड, स्पीड से उसने गेन की थी एनर्जी। क्या गेन की थी, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी है ना उसका उतना ज़्यादा रिलेटिविस्टिक मास है, क्योंकि मॉडर्न फिज़िक्स के मुताबिक मास और एनर्जी दोनों एक ही चीज़ है। मॉडर्न फिज़िक्स ये बोलती है कि मास और एनर्जी दोनों, सिर्फ शक्ल अलग अलग है। अब समझना, यानी एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मास में और मास कन्वर्ट हो सकता है। अब जिसको हम कह रहे हैं उसके पास इतना सारा मास आ गया, जिसको हम कह रहे हैं उसका मास बढ़ गया, असल में उसका मास नहीं बढ़ा है, असल में उसके अंदर आ गई है बहुत सारी, उस एनर्जी को हम मास के टर्म में डिटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मेरे हाथ में ये 2 घड़ियाँ हैं, ये एक ही है मान लो, अभी अज्यूम कर लो दूसरी घड़ियाँ हैं, ये घड़ी बंद है, ये घड़ी चल रही है, 2 घड़ियाँ हैं एक जैसी हैं, सेम आइडेंटिकल, एक घड़ी बंद एक घड़ी चल रही है, तो जो घड़ी चल रही है उसका मास ज़्यादा है और जो घड़ी रुकी है उसका मास, क्यों, जो घड़ी रुकी हुई है, जो घड़ी रुकी हुई उसमें एनर्जी, जो घड़ी चल रही है उसमें एनर्जी है, कहाँ से आ रही है, सेल लगा हुआ है, सेल से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसकी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, नीडल मूव कर रही है, जो मूव कर रहा है हरकत में स्पीड में उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसी को हम कहते हैं वो मास की ही दूसरी शक्ल है, वो मास की दूसरी शक्ल है। बज़ाहिर ये मास हमें नहीं दिख रहा, एक फैक्ट की बात है ना, एक बंदे को कुदरती तौर पे वो 50 kg का बना था, तो वो 50 से 100 kg कैसे हो जाएगा, तो वहाँ वो मैटर नहीं बढ़ेगा बल्कि उसके अंदर क्या चीज़ बढ़ेगी, और वो एनर्जी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी किससे हासिल होती है, एनर्जी हासिल होती है स्पीड से, जब हमें स्पीड मिलेगी तो एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ मास वेरिएशन का असल मतलब आप यूँ समझ लो कि उसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा आ गई है, एनर्जी, और इनफाइनाइट का मतलब उसके अंदर बेइंतहा एनर्जी आ गई है, इनफाइनाइट तक वो पहुँच गया है। ठीक है, चलो यहाँ तक करो, उसके बाद मैं एक बुक से एक एग्जाम्पल कराता हूँ, एक इसका सवाल है यहाँ तक ये बात कॉपी करो, फिर मैं एक सवाल आपको लिखवाता हूँ बुक का। आप अपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद हो, मान लो इधर मौजूद हो, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप इधर मौजूद हो और यहाँ से खड़े होके इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने XYZ बनाया, इट मीन्स कि ये कोई और ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मान लो कि ये एक जहाज़ है, ठीक है, और ये जहाज़ आपके सामने से गुज़रता हुआ जा रहा है विद द 0.5 C। ये जहाज़, आप इस जहाज़ को देख रहे हो, आप रेस्ट में हो और आपके सामने से जहाज़ गुजर गया लाइट की 50% स्पीड से। तो उस जहाज़ के लिए, जहाज़ में बैठे हर बंदे के लिए सब कुछ नॉर्मल है, पायलट के लिए भी सब नॉर्मल है, पैसेंजर के लिए भी सब नॉर्मल है, बिकॉज वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं तो उनको अपने ऊपर कोई तब्दीली महसूस नहीं होती। हाँ, उन्हें देखने वालों के लिए,
जो उन्हें देख रहे होते हैं उन्हें लगता है कि उसमें कोई तब्दीली है। अब क्या तब्दीली लगेगी? एक तब्दीली तो ये लगेगी, अगर मिसाल है जहाज़ का वज़न 1000 kg है तो ऑब्ज़र्वर को जहाज़ का वज़न 1000 से ज़्यादा डिटेक्ट होगा। पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये होगा। दूसरा ये होगा कि अगर जहाज़ आगे की तरफ बढ़ रहा है तो देखने वाले को लगेगा कि अगर मिसाल के तौर पे जहाज़ की लेंथ है, जहाज़ की लेंथ मान लो मिसाल के तौर पे, क्योंकि मैं छोटे स्केल पे बना रहा हूँ ना तो इसके अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ। अब जहाज़ 10 सेंटीमीटर का तो होगा नहीं, ये मैं खाली इस स्केल के ऊपर लिख रहा हूँ। मान लो जहाज़ तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का होगा। अब मान लो जहाज़ की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ, क्या बोलूँगा, एक्चुअल लेंथ। तो जब ऑब्ज़र्वर देखेगा तो ऑब्ज़र्वर को ये जहाज़ आगे की तरफ ऐसे चपटा हुआ, पिचका हुआ, यानी लेंथ में दबा हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिखाई देगा। किस डायरेक्शन पे कॉन्ट्रैक्ट होगा? वो जिस तरफ आगे बढ़। अब देखो, अगर वो आगे बढ़ रहा था तो इट मीन्स मान लो आपने इसको यहाँ से कहीं से ब्लॉक कर दिया और ये यहाँ से पीछे आता हुआ दिखाई देगा। समझो, अगर ये आगे की तरफ बढ़ रहा था तो ये कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ आएगा? फ्रंट से। अच्छा, अब अगर ये पीछे चल रहा हो तो कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा? बैक साइड से। यूँ समझ लो, ऑपोजिट साइड से कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब आप आगे बढ़ रहे हो तो आप आगे से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाओगे। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ऊपर से नीचे कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप नीचे जा रहे हो तो नीचे से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस एक्सिस के अलॉन्ग जाओगे ना, जिस डायरेक्शन में जाओगे उसी डायरेक्शन में आप कैसे दिखाई दोगे? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने देखा, स्प्रिंग को यहाँ से फिक्स कर दिया, स्प्रिंग को ऐसे पुश किया तो आपको स्प्रिंग इस तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो एक चीज़ जो मिसाल ये मार्कर है, ये मार्कर आपको दिख रहा है आगे बढ़ता हुआ, जैसे आगे जाएगा ना तो आपको इसका अगला वाला पार्ट ऐसे पीछे की तरफ कंप्रेस होता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये समझ लो, इसका जो हेड है ना, इसका टेल, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये डिस्टेंस बहुत शॉर्ट हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मान लेते हैं उसको ये जहाज़ कैसा फील होगा? बहुत छोटा सा जहाज़ फील होगा उसको। जहाज़ की लेंथ क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जहाज़ रहेगा उतना ही, हमें जहाज़ का टेल भी दिखाई देगा, जहाज़ का हेड भी दिखाई देगा, लेकिन जहाज़ कैसा हो जाएगा? पिचक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर अब हम इसकी लेंथ बोलें तो लेंथ पहले से कम होगी। मान लो लेंथ कितनी आ रही है? 2 सेंटीमीटर। देखने वाले को लगेगा जहाज़ की लेंथ क्या हो गई? 2 सेंटीमीटर। ये सिर्फ एक, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बताओ। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। इसे क्या बोलते हैं? नज़रों का धोखा। हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा होता, देखने वाले को ऐसा लगता है। इसे कहते हैं एक किस्म से वहम भी कह लो। मतलब एक चीज़ हकीकत में नहीं हो रही लेकिन देखने वाले को वैसी लग रही है। ऐसी चीज़ें हम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। मतलब अब हकीकत में ये कहीं नहीं हो रहा, जहाज़ हकीकत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, जहाज़ अपने लिहाज से कैसा था? नॉर्मल। हाँ, अब एक चीज़ और, जब जहाज़ के पायलट या जहाज़ के अंदर बैठे किसी भी पैसेंजर जब वो बाहर देख रहा होगा ना, मतलब वो किसको देख रहा होगा? वो इस ऑब्ज़र्वर को देख रहा होगा। तो ये ऑब्ज़र्वर जहाँ मौजूद है, जिस कमरे में मौजूद है, जिस गाड़ी में मौजूद है, उस प्लेन को इस ऑब्ज़र्वर का वो रूम या वो कार कैसी दिखाई देगी? कॉन्ट्रैक्ट हुई दिखाई देगी। यानी मुझे तुम कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हो, तुम्हें मैं कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहा हूँ। एंड इन रियलिटी किसी को नहीं पता कि हकीकत में कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और यूँ भी कह लो कि हकीकत में कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये सिर्फ एक क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूजन। जो हमारे लिए कौन पैदा करता है? रोशनी की रफ्तार। जो भी चीज़ इतनी फास्ट स्पीड से ट्रैवल करेगी तो देखने वाले को लगेगा कि उसकी लेंथ कैसी हो गई है? कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। और जबकि उसको ऐसा कुछ फील, क्योंकि ये क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। सही है? तो बात समझ आ गई। अगर जहाज़ आगे बढ़ रहा होगा तो उस जहाज़ के इर्द गिर्द का ये जो पूरा स्पेस है ना, पूरा स्पेस, कौन सा स्पेस? एक्स, वाई और जेड, वो पूरा स्पेस कैसा हो जाएगा? इस तरह से श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर यूँ मान लो, देखने वाला बोलेगा कि यार इसके लिए स्पेस
कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके लिए स्पेस कैसा हो गया, पूरा इर्द गिर्द के सारे मामला तो उसको कैसे दिखाई दे रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ये समझेंगे कि यार वो जो ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वो स्पेस में पाया जा रहा है ना, वो स्पेस में मौजूद है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हम बोलेंगे कि उसका जो स्पेस था वो कैसा हो गया, पिचक गया, अपनी लेंथ में कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये इफ़ेक्ट सिर्फ कब मिलेगा हमें, ये इफ़ेक्ट सिर्फ कब मिलेगा, ये सिर्फ जब मिलेगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइट की कंपेरेबल स्पीड से मूव करेगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन किस डायरेक्शन में मिलेगी, हाँ, अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, मतलब एक्स पे जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन एक्स के अलोंग ही होगी। एक चीज़ तो ये, अब अगर ये मार्कर इस तरह जा रहा है तो ये अपने इस वाले विड्थ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि अपनी लेंथ में। अच्छा, मान लो अब ये मार्कर इस स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, हाँ, मतलब ये जो आपको मार्कर की थिकनेस दिखाई दे रही है, ये और पतली हो जाएगी और बारीक हो जाएगी। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे आ रहा है तो नीचे से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड जा रहा है तो सामने से कॉन्ट्रैक्ट, इधर जा रहा है तो उस तरफ से कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यूँ समझ लो कि आगे से कोई उसको रोक रहा है, उसको आगे से कोई पुश कर रहा है इस तरह से। तो ये सिर्फ किसको दिखाई देगा, जो बंदा खुद रेस्ट में होगा और उस मूव करने वाले को ऑब्ज़र्व कर रहा होगा, और हकीकत में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ये बात बोल दी थी कि कुछ बातें यहाँ पे ऐसी आएंगी जो हकीकत में हम नहीं समझ पा रहे होंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे फिनोमिनाज हमें नहीं मिलते। ये सिर्फ कहाँ मिलते हैं, क्वांटम वर्ल्ड में, जब हम पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, मेजॉन, क्वार्क्स, बहुत सारे पार्टिकल, ये पूरी पार्टिकल फिज़िक्स है। जब उनको स्टडी करते तो वहाँ ये सारे फिनोमिनाज हमें समझ आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने ऊपर लगाएं तो हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। हाँ, लेकिन हमें मानना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है कि ये चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन कहाँ दुरुस्त हैं, कहाँ, सिर्फ क्वांटम वर्ल्ड में, या फिर ऐसे वर्ल्ड में जहाँ आप इतनी हाई स्पीड्स को अचीव कर लो। तो इसीलिए आज हम किस चीज़ के पीछे भागते हैं, आज हम भागते हैं हाई स्पीड्स को अचीव करने के पीछे, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं तो हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी में एडवांस, उसकी मिसाल ये है कि देखो, आप जितनी हाई स्पीड से ट्रैवल करोगे ना, वो जो स्पेस है ना जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, वो खुद आपके लिए कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर आप हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो तो स्पेस आपके लिए कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। और स्पेस कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है आप जिस जगह पहुंचना चाहते थे, जो बहुत दूर था, वो रास्ता बहुत करीब आ जाएगा। स्पेस में मौजूदा दो पॉइंट्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ जब ही पॉसिबल है जब हम बहुत हाई स्पीड्स को अचीव कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ये रियल में नहीं मुमकिन है, मतलब अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, इसको अचीव करना चाहते हैं कि हम हाई स्पीड्स को अचीव कर लें। जो कुछ क्वांटम वर्ल्ड में होता है वो रियल वर्ल्ड में भी अगर हो सके तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत जदीद हो जाएंगे। अच्छा, आज हम जो रेडिएशंस, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम किस वजह से एडवांस हैं, टेक्नोलॉजी, रेडिएशंस की वजह से, सिग्नल्स की वजह से, वाईफाई की वजह से, ये सारे नेटवर्क के गिर्द घूम रहे हैं ना हम लोग। ये सारे किसकी बुनियाद पर चलते हैं, ये सब चलते हैं रेडिएशंस। और रेडिएशंस क्या हमें दिखती नहीं है ना, ये बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक को, ये कौन है, ये फोटॉन्स होते हैं। और ये फोटॉन के बारे में पढ़ना ही हम असल में क्या पढ़ रहे हैं, हम क्वांटम फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं या मॉडर्न फिज़िक्स को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे हो गई किस चीज़ की, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। अब बात ये है, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर जो नतीजा है वो बढ़कर आए तो वो जो लॉरेंट्ज फैक्टर है वो डिवाइड में आता है, लेकिन अगर नतीजा कम होकर आए, गिर जाए, तो फिर लॉरेंट्ज फैक्टर आएगा, फिर हाँ मल्टीप्लाई में आएगा। लॉरेंट्ज फैक्टर कैसे आएगा, क्योंकि मैंने कहा था जो चीज़ बढ़ेगी ना वो कहाँ तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक, और जो चीज़ कम होगी वो कहाँ तक जा सकती है, ज़ीरो तक। तो गामा ज़ीरो होगा तो दो शर्तें, या तो ज़ीरो या इनफाइनाइट, या ज़ीरो या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कल देख लिया, इनफाइनाइट कब होता है कि वो गामा जब ज़ीरो हो तो कहाँ पर आ रहा हो, डिवाइड में आ रहा हो। कोई भी चीज़ ज़ीरो से डिवाइड हो तो क्या हो जाती है, हाँ, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या रहती है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है यहाँ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो यूँ आएगा, L इक्वल्स टू L नॉट। देखो L कौन सी लेंथ होगी और L नॉट कौन सी लेंथ होगी, बताओ अंदाज।
बेटा एल नॉट होगी एक्चुअल लेंथ। क्या होगी? जिसमें जहाज़ की एक्चुअल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ एल क्या कहलाएगी? रिलेटिविस्टिक, इसका एक नाम अभी और है वो भी बताता हूँ, रिलेटिविस्टिक लेंथ। वैसे बुक में भी शायद वो इस्तेमाल हुआ है, फ्रिट्ज ग्रिल्ड, फ्रिट्ज ग्रिल्ड लेंथ या कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसको, फ्रिट्ज ग्रिल्ड। नोट कर लेना, ये आपके कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछ सकता है। फ्रिट्ज ग्रिल्ड ये बंदे का नाम है जिसने इसके ऊपर थोड़ा मजीद डेरिवेशन पे काम किया। फ्रिट्ज ग्रिल्ड कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलेटिविस्टिक लेंथ। अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला देखो मैंने लिखा ना L इक्वल टू एल नॉट। तो यहाँ पे वो लॉरेंस फैक्टर कैसे आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है एक चीज़ कम हो रही है, तो कम होगी तो गामा वाला फैक्टर, लॉरेंस फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा, और अगर बढ़ेगी तो वो फैक्टर कहाँ पे आएगा? डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे गामा आएगा मल्टीप्लाई में। तो फिर बताओ गामा की जगह क्या आना चाहिए? L इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, ये आपका फॉर्मूला आ गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। हाँ, ये रिलेटिविस्टिक लेंथ है या फ्रिट्ज ग्रिल्ड कॉन्ट्रैक्शन है या कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ भी हो सकती है। बोलते कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, कम हुई लंबाई, वो लंबाई जो कम हो चुकी हो। अब एक ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई मान लो 10 मीटर है, तो क्या वो हमें किसी सूरत में अपनी लंबाई से ज़्यादा दिखाई दे सकता है? जब स्पीड्स की चक्कर आ जाए, रिलेटिविटी में, स्पीड्स की कंपैरिजन में कोई ऑब्जेक्ट अपनी लेंथ से लेंथी दिखाई दे सकता है? नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअल लेंथ या तो एक्चुअल दिखाई दे सकती है या लेंथ एक्चुअल से कम दिखाई दे सकती है। यार एक सिंपल सी बात को यूँ फील करो कि जब आप हाई स्पीड्स पे जाओगे तो स्पेस आपके लिए कैसा हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। रास्ते आपके लिए कम हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं जितनी हाई स्पीड पे जाओगे रास्ता और बढ़ जाएगा, जितनी हाई स्पीड पे जाओगे रास्ता आपके लिए उतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। आपको लगेगा कि यार फासला बड़ा जल्दी कवर हो गया। आपके लिए तो सब मतलब एक बात है, नॉर्मल सा ही होगा, ऑब्जर्वर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। भाई देखो ना, आप इतनी जल्दी पहुंच गए, घर में एक बंदा वेट कर रहा था, ये वहाँ पहुँचेगा, आप बड़ी हाई स्पीड से पहुँच गए। उसने, घर वाले ने जो इंतज़ार कर रहा था उसने बोले यार अभी तो 5 मिनट हुए, पहुँच भी गया। वही सोचेगा क्या इसके लिए रास्ता छोटा हो गया था क्या? नहीं हुआ होगा ना रास्ता छोटा, वो गया तो अपने उसी रास्ते से गया हो ना। फ़र्क किस चीज़ का आया होगा? वो हाई स्पीड से गया होगा, उसको रास्ता वही लगा होगा। लेकिन जो घर बैठा सोच रहा था या जो उसका इंतज़ार कर रहा था, उसने बोला यार इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्या इसके लिए रास्ता शॉर्ट हो गया था? तो रास्ता शॉर्ट नहीं होता, खाली जो उसको सोच रहा होता है, उसको देख रहा होता है, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको ऐसा लगता है ना। ये नोट कर लो। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट इतनी हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो कि हमें उसकी लेंथ 0 दिखाई दे रही हो, वो हमें दिख ही नहीं रहा हो, आप लोग अक्सर मूवीज़ में देखते हैं ना, एक चीज़ बड़ी फास्ट स्पीड से गुजर गई तो वो दिखती ही नहीं है वो दिखती ही नहीं है ना, वो बिल्कुल गायब लगती है, वो गुजर गई आपके सामने से, धुएं की तरह, आंधी की तरह गुजर गई। इस चीज़ को एक आप सेंस फील कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, क्या ऐसी वो कौन सी हाई स्पीड होगी जिसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको बिल्कुल ही ख़त्म दिखाई दे, दिखे ही नहीं वो ऑब्जेक्ट है? स्पीड ऑफ लाइट। वो क्या होगी? स्पीड ऑफ। इसी वजह से तो ये सारे फोटोन हमें दिखाई नहीं देते कि इनकी लेंथ ऑलमोस्ट क्या हो गई, इनका जो डायमेंशन है ना, इनका जो साइज़ है वो क्या हो गया है? 0। देखने वाले के लिए, हम लोगों के लिए, उनके लिए नहीं हुआ, वो नॉर्मल है। लेकिन हमारे लिए सारा नज़रिया कैसा हो गया? रिलेटिविस्टिक नज़रिया हो गया हमारे लिए। इसका मतलब है रिलेटिविटी हकीकत में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। खाली हम सोचने, समझने और फील करने का एक गैप आ रहा है हमारे दरमियान, वरना एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। चलो अब बात
अब इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। पहले जो बातें आप कहीं बता दें नोट कर लो। हाँ, ये वाली बात भी ऐसे नोट कर लेना कि L इक्वल्स टू L नॉट कब होगा, व्हेन स्पीड इज 0, और लेंथ इक्वल टू 0 कब होगी, व्हेन v इक्वल टू c। ये दो बातें बड़ी जरूरी नोट कर लेना। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ और एक्चुअल लेंथ सेम, मतलब लेंथ में कोई फर्क नहीं, लेंथ में कोई फर्क नहीं। ये सिर्फ कब पॉसिबल है, जब वो बंदा रुका हुआ था, रेस्ट में था, और उसकी एक्चुअल लेंथ बिल्कुल 0 हो गई देखने वाले के लिए। ये सिर्फ कब पॉसिबल है, जब उसकी स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब है अगर वो 0 से c के दरमियान किसी स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी लेंथ एक्चुअल से कम होगी और बिल्कुल ही ख़त्म कब होगी, जब वो स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंच जाएगा। स्लो होते होते बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए, वक्त रुक जाए, वक्त थम जाए, वक्त थम जाए। अच्छा, वक्त का स्लो होना, वक्त का थमना हमें रियल लाइफ में बड़ा फील होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। ख़ास तौर से कब, देखो, जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ हों, चाहे वो कोई भी हो, इट डजंट मैटर, वो कोई भी, जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ हों जिसके साथ आप चाहते टाइम स्पेंड करना, तो आपको वक्त का पता नहीं चलता, आपको वक्त का पता नहीं चलता। आपके लिए वक्त किसी और तरीके से गुजर रहा होता है, और बाहर जो आपका दोस्त आपका इंतज़ार कर रहा होता है उसके लिए वक्त किसी और तरीके से गुजर रहा होता है। अब इट सिंपली मीन्स ये है कि जब आपके पेरेंट्स या आपका कोई भाई या बहन आपको एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ने जाता है, ठीक है, और आप जाके पेपर दे दो 3 घंटे का। अच्छा, 3 घंटे का पेपर जब आप देते हो तो वो 3 घंटे आपको पता ही नहीं चलते कैसे गुजरे, लेकिन वो जो बाहर बैठा है वो वेट कर रहा होता है, आपके मदर या फादर, वो बेचारा गर्मी में ख्वार हो रहा होता है, उसके लिए वो 3 घंटे नहीं गुजर रहे होते। अब यहाँ दोनों के लिए वक्त का फ़र्क आ रहा है, अंदर बैठे वाले के लिए भी 3 घंटे और बाहर वाले के लिए भी 3 घंटे। अंदर वाले का वक्त तो यूँ गुजर गया यार, पेपर तो ऐसे ही पूरा भी नहीं हुआ पेपर अभी, और बाहर वाले के लिए वक्त वो इंतज़ार कर रहा है। जिसको इंतज़ार करना पड़े ना उसको वक्त कठिन लगता है, उसको लगता है वक्त स्लो हो गया, और जिसको इंतज़ार नहीं करना पड़े उसका वो काम हो रहा हो, जिसको जो वो करने गया है, जो चाहता है, तो उसके लिए वक्त बड़ी जल्दी। जबकि देखा जाए तो दोनों के लिए वक्त कैसा था, एक जैसा, सेम ही गुजरा था ना। सिर्फ ये एक क्या था, एक जिस तरह मैंने एक वर्ड ऑप्टिकल इल्यूजन बोला था, यहाँ ऑप्टिकल का वर्ड नहीं आएगा, बट ये भी एक इल्यूजन है। ऑप्टिकल तो देखने से मुताद होता है, एक सेंसिबल इल्यूजन है, हम सेंस कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। मुझे लग रहा है मेरा वक्त जल्दी गुजर गया। या फिर एक और मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि जब किसी ख़ास दिन का हमें इंतज़ार होता है, जब हमें किसी ख़ास दिन का इंतज़ार होता है तो हमारे लिए वो वक्त, आपको क्या लगता है, वो वक्त जल्दी गुजर रहा होता है या देर से गुजर रहा होता है? देर से गुजर रहा होता है। और वही दिन आपके लिए बड़ा, आपको लगेगा यार बहुत देर, मतलब लंबा हो गया यार, आ ही नहीं रहा वो दिन, लेकिन किसी और से पूछो जिसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके लिए तो नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब वक्त का गुजरना सबके लिए अलग अलग ही होता है, लेकिन वक्त एक जैसा ही गुजर रहा होता है। ये सिर्फ एक रिलेटिविटी होती है कि हर वक्त हर किसी के नज़रिए से अलग उसको लग रहा होता है, लेकिन फ़िलहाल वक्त कैसा गुजर रहा है, एक जैसा। लेकिन ये एक जैसा वक्त कैसे गुजर रहा है? अगर आप दुनिया पे मौजूद हो, आप इस वर्ल्ड में मौजूद हो, तो इस वर्ल्ड में सबका टाइम कब तक? जब तक आप या तो रेस्ट में हो या फिर आप नॉर्मल एवरेज लो स्पीड्स पे मूव कर रहे हो। लो स्पीड से मुराद ये है, लो स्पीड से मुराद ये है कि वो हाईएस्ट स्पीड जो आप अचीव कर सकते हो, जिस पे आपको कोई रिलेटिविटी का फैक्टर फील ना हो। जैसे आप एक फाइटर प्लेन में बैठे हो, वो बहुत फास्ट स्पीड से लेके जा रहा है, तो उसमें भी, उस जहाज़ में और जो बंदा ज़मीन पर, उनके लिए भी वक्त में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन जब फ़र्क फील होने लगे ना वक्त का, तो उससे कब होगा कि जब ट्रैवलर एक कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो। तो देखो, एक मैं हूँ और एक आप लोग हैं, हम सब रेस्ट में, मान लें भी हम सारे के सारे रेस्ट में, तो मेरी घड़ी में जो वक्त हो रहा है या मेरी घड़ी जिस लिहाज से चल रही है, आप लोगों की घड़ी भी
उसी लिहाज से चलो। हम लोगों की जो घड़ियाँ हैं ना वो हैं सिंक्रोनाइज्ड। क्या हैं? उसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। ये वर्ड बहुत आजकल यूज़ होता है टेक्निक्स में, टेक्नोलॉजी में। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है? मैच करना। क्या हो जाना? मेरा वक्त आपके वक्त से मैच कर रहा है, जितना वक्त मेरे लिए गुजर रहा है उतना वक्त आपके लिए गुजर रहा है। अब अगर अगले आधे घंटे बाद मुझे किसी बहुत ऐसी जगह में जाना हो जहाँ मेरा बड़ी ख्वाहिश थी जाने की, तो मेरे लिए वो आधा घंटा बड़ा तवील हो जाएगा और आपके लिए वो आधा घंटा नॉर्मल ही होगा। बल्कि आपके लिए तो आधा घंटा बड़ा मुश्किल, वो एक किसी और सेंस में हो सकता है, मतलब आपके लिए किसी और सेंस में, मेरे लिए किसी और सेंस में। क्या पता आपके लिए वो आधा घंटा हो, मेरे लिए वो आधा घंटा कैसा है? 1 घंटे के बराबर है। तो एक तो ये फ़र्क आ गया। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लॉजिकल स्पीड्स के हवाले से, तो हम और आप अभी सारे रेस्ट में बैठे हैं, तो हम सबके वक्त एक दूसरे के लिहाज से सेम है, सिंक्रोनाइज्ड। अब मैं, आप लोग मुझे ऐसे देखते हैं, आप लोग सारे रेस्ट में, मैं क्या करूं? मैं सुपरमैन बन जाऊं और सुपरमैन बन के मैं लाइट की कंपेरेबल स्पीड से घूम कर आ जाऊं, स्पेस का ट्रैवल करके आ जाऊं। क्या करके आऊँ? स्पेस ट्रैवल। चांद से होकर आ जाऊँ, मरीख से होकर आ जाऊँ। सबसे पहले करीब तो चांद पड़ेगा, मैं चांद पे चले आऊँगा। कैसे चले आऊँगा? सुपरमैन बन के। सुपरमैन बन के मैं किस स्पीड से गया? स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत बड़ी बात है। मैं मान लो उसकी 50% स्पीड से चला गया या 10% से चला गया। अब चाहे मैं खुद सुपरमैन बन के गया या फिर मैं किसी रॉकेट के ज़रिए गया, किसी स्पेसशिप के ज़रिए गया। जब मैं उस स्पेसशिप में जाऊँगा या मैं खुद सुपरमैन बन के जाऊँगा तो मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल होगा। मैं सब एंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ, पूरा आसमान, पूरे सितारे, चांद सितारे, सब कुछ देखता हुआ जाऊँगा। मतलब सब कुछ मेरे लिए नॉर्मल होगा ना। लेकिन आप लोगों के लिए, जब आप लोग मेरे बारे में सोचेंगे ना कि यार ये गए, इनको इतना वक्त हो गया, इतना वक्त हो गया, कब आएंगे? आप लोगों के लिए वक्त, आप लोगों के लिए वक्त मतलब गुजर रहा होगा, बोलेंगे ये पता नहीं कब आएंगे यार ये, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे घर का एक शख्स जिसको आप पिकनिक पे नहीं लेके गए, उसके लिए कितना कठिन वक्त गुजर रहा होगा, और जो पिकनिक पे घूम रहा है उसके लिए बड़ा मज़ेदार वक्त गुजर रहा होगा। वक्त दोनों के लिए कैसे गुजर रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ और फीलिंग आप, और जो घर में बैठा उसके लिए कोई और फीलिंग। तो भाई अगर मैं हाई स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल जब ट्रैवल करूँगा ना, तो क्या होगा? मैं पूरा ट्रैवल करके आ जाऊँगा, मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल रहा होगा। लेकिन जब मैं वापस आऊँगा ना, तो आपकी घड़ी और मेरी घड़ी एक जैसी नहीं चल रही होगी। हमारी वॉचेस हो जाएंगी अनसिंक्रोनाइज्ड। क्या हो जाएंगी? कैसे हो जाएंगी? मैच नहीं कर रही होंगी घड़ी। मतलब क्या? यूँ समझ लो, मेरे लिए मान लो एक दिन गुजरा, मैंने कहा मैं पूरे एक दिन का टूर करके आया हूँ, और आप लोग कहेंगे यार हम तो तुम्हारा 1 हफ्ते तक वेट करते रहे, तुम आए नहीं। मैं कहूँगा मेरा तो कितना वक्त गुजरा, तुम्हारा कितना गुजर गया है ये? जबकि मेरे लिए सब नॉर्मल था और आपके लिए सब नॉर्मल। आपको लगेगा कि मैं हाई स्पीड से जा रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं हाई स्पीड से जा रहा हूँ, तो मेरा वक्त क्या हो गया? स्लो। जब वक्त स्लो हो जाता है तो इट मीन्स वक्त देर से गुजर रहा है, और वक्त अगर देर से गुजर रहा है तो अगर किसी के 2 दिन गुजरे हैं तो अगले के 2 दिन थोड़ी गुजरेंगे। मुझे बताओ, अगर वक्त स्लो गुजर रहा है तो क्या दिन जल्दी भागेंगे, दिन देर से भागेंगे? मतलब जल्दी भागेंगे, स्लो भागेंगे? बताओ। स्लो हो जाएंगे ना। अगर आपका वक्त स्लो हो जाए तो आपकी उम्र तेज़ी से बढ़ेगी या आराम आराम से बढ़ेगी, है ना? तो मुझे बताओ, जब मैं वो स्पेस ट्रैवल करके आऊँगा तो मेरी उम्र और आपकी उम्र में जो फ़र्क होगा वो कैसा होगा? मैं जवान होऊंगा या आप जवान होंगे? वो जवान होगा या उसकी उम्र? अच्छा देखो, अभी तुम लोग देखा जाए तो मुझसे उम्र में कमी हो, ठीक है, ज़्यादा 2 महीने का फ़र्क होगा। भाई मेरी उम्र कितनी? 128 साल है, तुम लोग होंगे 125 साल के। मैं भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर चुका हूँ ना, इसलिए। अच्छा भाई देखो, तो मैं ट्रैवल करके आऊँगा ना, अब मान लो तुम लोग मुझसे छोटे हो, तो मैं ट्रैवल करके आऊँगा ना, मैं तुमसे छोटा हो जाऊँगा। कैसे? कि तुम लोग का वक्त तो नॉर्मल गुजर रहा होगा, लेकिन तुम्हें लगेगा कि मेरा वक्त कैसा हो गया? स्लो। तुम्हारे गुजर गए 10 साल, मेरे गुजरा खाली 1 साल। तो तुम लोग पहुँच गए 15 से 25 पे, मैं पहुँचा
मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ, डजंट मीन कि मैं सेम एज बोल रहा हूँ। मैं पहुँचा 20 से 21 पे, मैं 21 साल का हो गया और आप लोग हो गए 25 साल के, तो आप लोग मुझसे क्या हो गए, बड़े। अब ये वक्त का फ़र्क आ रहा है, किस वजह से आ रहा है कि कोई एक शख्स था जो हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, तो जो हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा था उसका वक्त दूसरों के लिए, उसके अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए क्या हो गया, स्लो हो गया। सही है, टाइम का आ गया डिफरेंस, टाइम का आ गया, टाइम क्या हो गया, डायलेट। डायलेट का मतलब है स्लो हो गया। और अगर वही ट्रैवलर यानी मैं सेम स्पीड ऑफ लाइट से घूमकर आ जाऊं तो फिर मेरे लिए सब नॉर्मल, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि मेरा वक्त गुजरा ही नहीं है। वो आप लोग कहोगे इनका वक्त, हाँ आप लोगों की कैलकुलेशन से, आप लोगों की कैलकुलेशन से, जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, आपकी कैलकुलेशन से मेरा वक्त क्या होगा, स्टार्ट ही नहीं हुआ, गुजरा ही नहीं। मतलब क्या, मैं जितनी देर से भी आऊँगा ना, मेरी उम्र वही होगी जिस उम्र में मैं गया था, लेकिन आपकी उम्र आगे बड़ी होगी। कितना बड़ी होगी, जितना आपने मेरा वेट किया। मान लो आपने 1 साल वेट किया, आपकी उम्र 1 साल बढ़ गई, लेकिन उस पूरे 1 साल में मेरी उम्र नहीं बढ़ी। ऐसा कब होगा, जब मैं एग्जैक्टली किस रफ्तार से ट्रैवल करके आऊँ, स्पीड ऑफ लाइट। सही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे, बताया था आपको पहले भी, जब वो मेराज पर गए थे तो कॉन्सेप्ट यही आता है वहाँ पर भी साइंस का, कि जब वो मेराज गए, 7 आसमानों का सफ़र किया, अल्लाह ताला से मुलाकात करी, उन्होंने बहुत बड़ा वक्त गुजारा वहाँ। कोई इतना आसान तो नहीं है ना 7 आसमानों पे हर अनबिया से मुलाकात करें, जन्नत देखें, दोज़ख देखें, सारे मामला जो आगे होने वाले हैं वो सब देखें। हमें बताते हैं ना कि देखो एक औरत को देखा, उस पर अज़ाब नाज़िल हो रहा था, तो उन्होंने तो मुस्तकबिल देख लिया ना, उन्हें सब दिखाया। फिर अल्लाह ताला से मुलाकात करी, मतलब पर्दा हाइल तक बात करी, ये सब में टाइम लगा होगा ना, बहुत टाइम लग सकता है। तो उनके लिए सब नॉर्मल, वो एक बहुत बड़ा दौरा करके आए, विज़िट करके आए। लेकिन जब वो गए और वो दुनिया में वापस आए तो दुनिया का वक्त वहीं का वहीं खड़ा था। दुनिया का वक्त वहीं का वहीं खड़ा था। वो जब बिस्तर से उठ के गए थे ना, जब हज़रत जिब्राइल सामने को ले गए थे, तो बिस्तर वैसे का वैसे गर्म था, जो इंसान के जिस्म वैसे गर्म होता है। तो उठ के जब उन्होंने वज़ू किया था, तो वज़ू का पानी जो बहता हुआ जा रहा होता नाली से, वो वैसे बह रहा था। दरवाज़ा बंद करके जब वो गए थे, तो कुंडी थोड़ी देर तक हिलती रहती है, कुछ देर तक हिलती है ना, फिर रुक जाती है, वो कुंडी भी हिल ही रही थी और वो आसमानों का सफ़र करके आ गए थे। अब मुझे बताओ यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, मास वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या टाइम डायलेशन? टाइम डायलेशन। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त नॉर्मल रहा, अल्लाह ताला ने दुनिया का वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के मुकाबले में बिल्कुल रोक दिया। मतलब क्या, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है जो कि मुमकिन ऐसा हुआ हो कि अगर दुनिया चलती रहती, दुनिया का निज़ाम चलता रहता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दौरा करके वापस आते ना, तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होती। दुनिया बहुत, सोचो, दुनिया रेगुलर चल रही थी ना, नबी किस रफ्तार से गए थे? क्यों? क्योंकि वो गए थे बुर्राक पे। बुर्राक है बर्क़ रफ्तार, उसकी जहाँ नज़र पहुँचती थी वहाँ उसका कदम। मिसाल उसने चाँद को देखा, वो चाँद पे पहुँच गया, ये उसकी रफ्तार थी। तो उस रफ्तार से गए, उस रफ्तार से आए। ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है? स्पेशल थ्योरी ऑफ। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है जनरल थ्योरी में। क्या आप किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ का वक्त भी बहुत स्लो चल रहा होता है। मतलब वहाँ आप कितना भी अरसा गुजार लो, आपके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन दुनिया वाले आपका सालों तक इंतज़ार करते रहेंगे। जब आप दुनिया पे वापस जाओगे, दुनिया कहाँ निकल चुकी होगी और आप वहीं के। तो यानी इस पूरे जो सफ़र मेराज में ये पूरे साइंस लागू हो रही है, स्पेशल थ्योरी भी और जनरल थ्योरी। लेकिन वहाँ ये हुआ होगा मुमकिन तौर पे, क्योंकि अगर दुनिया चलती रहती और नबी वापस आते तो दुनिया में कितने हज़ारों साल गुजर चुके होते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है या हुआ होगा, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जाने, कि दुनिया को रोक दिया गया, पूरे निज़ाम को पॉज कर दिया गया। पॉज कर दिया ना, वो पूरा सफ़र कर कर आ गए और फिर दुनिया को दोबारा रिज्यूम कर दिया। ठीक है, तो जो इस वाक़े को मानते हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि भाई ये हकीकत वाक़या था, वो पूरा सफ़र करके आए। तो इस यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? वक्त के थम जाने का, टाइम के डायलेट हो जाने का। किस वजह से? कि जब आप ट्रैवल करो स्पीड ऑफ लाइट्स, तो फिर अब आप अपने आप को अज्यूम कर लो, आप पूरे यूनिवर्स का ट्रैवल करके आते हो स्पीड ऑफ लाइट से।
तो आप सब ट्रैवल कर लोगे, आप सब घूम कर आ जाओगे, आपकी उम्र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो उम्र थी वही रहेगी, लेकिन आपके घर वाले जो आपका दुनिया में इंतज़ार कर रहे होंगे ना, उनकी उम्र बढ़ेगी, वो नॉर्मल गुजर रहे होंगे, वो इंतज़ार करते रह जाएंगे। इसकी मिसाल काफ़ी बार मैंने बोला है, एक मूवी है इंटरस्टेलर, हॉलीवुड की मूवी है, कभी आप लोग देखना चाहो तो मेरे पास लैपटॉप में ही पड़ी है। उसमें भी ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि एक एस्ट्रोनॉट है, उसको एक मिशन दिया गया कि आपको जाना है सोलर सिस्टम से बाहर एक प्लैनेट की खोज में, कि वहाँ ज़िंदगी आबाद हो सकती है या नहीं। जब वो जाता है मिशन को छोड़कर, तो मान लो वो 20 साल का उसकी बेटी है, नहीं वो है 30 साल का, उसकी बेटी है 10 साल की। वो अपनी बेटी को एक घड़ी देकर जाता है और वही घड़ी उसके पास होती है। वो कहता है तुम खाली वक्त के सिंक्रोनाइज को देखना कि वक्त तुम्हारे लिए कैसा रहता है। और क्योंकि वो साइंटिस्ट होता है, वो सब वो रिलेटिविटी को जानता है, उसको पता है जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा वक्त अलग चलेगा, तुम्हारा वक्त। जब वो उस पूरे मिशन को मुकम्मल करके दुनिया में वापस आता है, बल्कि दुनिया में नहीं आ पाता क्योंकि उसके आने तक दुनिया ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि वो दुनिया को बचाने के लिए जा रहा होता है। दुनिया में हालात ऐसे होते हैं कि अब दुनिया में रहना नामुमकिन हो जाता है, तो वो कहते हैं अब हम अपना नया घर कहाँ बनाएंगे, किसी नए प्लैनेट पर। तो वो उसको खैर वो बना नहीं पाते, तो वो सैटर्न, आपने नाम सुना होगा, दूसरा प्लैनेट है, उसके गिर्द एक स्पेस स्टेशन बना लेते हैं और सारे आवाम को वहाँ ले जाते हैं। एक पूरे इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो जब वो दोबारा वापस अपने घर पहुँचता है तो उसकी बेटी जो 11 साल की थी, वो नानी बनने के बाद इंतकाल कर फरमा रही होती है, मतलब उसकी आखिरी सांसें होती हैं, और उसके आसपास उसके नवासियाँ उससे मिलने आए हुए होते हैं। और वो जैसा गया था, जवान, हट्टा कट्टा चौड़ा, मतलब लंबा चौड़ा, वैसा क्लीन शेव, मुश्किल से उसकी उम्र में 6 या 7 साल का फ़र्क आया होगा। लेकिन उसकी बेटी 11 साल से मान लो 111 साल पे पहुंच गई। जबकि क्या हुआ, बेटी इंतज़ार करती रही दुनिया में, बाप वहाँ पे मिशन पे गया रहा, उसके लिए उसका वक्त उसके लिहाज से गुजर रहा है, दुनिया वाले का उसके लिहाज से गुजर रहा है। लेकिन दोनों के वक्त में क्या रहा, फ़र्क रहा। फ़र्क क्यों रहा? क्योंकि पहली बात तो वो हाई स्पीड से गए, दूसरी बात है वो एक ऐसी जगह पे गया था जहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा। तो दोनों थ्योरी अप्लाई हो रही थी, कौन सी, स्पेशल थ्योरी भी और जनरल भी। तो अब ये बात आपके जहन में, आपके खून में बस जानी चाहिए कि टाइम डायलेशन क्या होता है, वक्त का। और जब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करोगे तो वक्त बिल्कुल ही रुक जाएगा। सही। तो अब टाइम डायलेशन का फॉर्मूला क्या होगा देखना ही ऑन है। अच्छा मुझे बताओ, टाइम डायलेशन में अब कोई चीज़ बढ़ रही है, कम हो रही है? वक्त का दौरानिया नॉर्मल गुजर रहा है, वक्त स्लो हुआ, दौरानिया बढ़ गया। वक्त, टाइम डायलेट होने का मतलब वक्त कैसा हो गया, स्लो। स्लो का मतलब अब वक्त देर से गुजर रहा है, तो ये बढ़ा है, कम हुआ है? समझे नहीं बात। ड्यूरेशन क्या होता है? मान लो नॉर्मल 1 मिनट गुजरा था, अब वो 1 मिनट नहीं लग रहा, वो 10 मिनट लग रहे हैं, तो वक्त का गुजरना कम हुआ, ज़्यादा हुआ? पहले वक्त नॉर्मल गुजर रहा था और अब लगा कि वक्त बहुत स्लो गुजर रहा है, जो जहाँ हमें पहुँचना था वो और डिले हो रहा है। 2 घंटे की मूवी 5 घंटे की लग रही है, दौरानिया कैसा हो गया, बढ़ गया ना। तो अब ये इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ज़ीरो की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा? अच्छा चलो, जो चीज़ बढ़ रही है वो कहाँ जाएगी बताओ, और जो कम हो रही है वो कहाँ जाएगी? ज़ीरो की तरफ। ठीक है, तो चलो ज़रा देखते हैं टाइम डायलेशन के फॉर्मूले। T इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है? मास वेरिएशन के फॉर्मूले से, क्योंकि दोनों में लॉरेंस फैक्टर कहाँ पे आ रहा है? डिवाइड में आ रहा है। दोनों में कहाँ पे आ रहा है? ये डिवाइड में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि अगर ये वाला टाइम 1 मिनट है तो डायलेटेड टाइम मान लो कितना होगा, मान लो 10 मिनट। हकीकत वाले को लग रहा है, जो बंदा नॉर्मल है उसको लगा मेरा 1 ही मिनट गुजरा, लेकिन जो उसका इंतज़ार कर रहा था उसके कितने गुजर गए? यानी उसको लगा कि यार ये 10 मिनट का फ़र्क आ गया हो, लेकिन उसको तो लग रहा है कितना गुजरा है, ये भी एक इल्यूजन आ गया, वक्त का डिफरेंस आ गया। ठीक है,
अब दोनों की जो घड़ी है ना वो मुख्तलिफ टिक कर रही है, तो घड़ी सिंक्रोनाइज नहीं रहेगी। सही है? अच्छा, चलो अब बताओ कि अगर टाइम ड्यूरेशन को ज़ीरो होना है, टाइम ड्यूरेशन को ज़ीरो, टाइम ड्यूरेशन ज़ीरो कब होगा? टाइम ड्यूरेशन ज़ीरो कब होगा? इसका आंसर ज़ीरो कब आ सकता है बताओ? नहीं हो सकता। शायद आपको याद हो, मैंने मास वेरिएशन में बताया था कि जब लॉरेंस फैक्टर डिवाइड में आता है, लॉरेंस फैक्टर, जो चीज़ बढ़ती है ना वो ज़ीरो की तरफ नहीं जा सकती भाई। नहीं, अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। देखो, जो चीज़ बढ़ती है ना वो कहाँ जाती है? इनफाइनाइट। जो कम होती है वो कहाँ जाती है? तो टाइम का दौरान ही तो बढ़ रहा है ना, वक्त और स्लो हो रहा है, हमें और इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ज़ीरो की तरफ जाएगा। तो इसमें ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट नहीं। जिस तरह मास वेरिएशन में ज़ीरो कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम डायलेशन में ज़ीरो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये सिर्फ क्या हो सकता है? स्लो होते 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 बिल्कुल रुक सकता है। अब रुकने का मतलब है कि वक्त गुजर ही नहीं रहा, दौरानिया कैसा हो गया? इनफाइनाइट। मतलब वक्त, हम ये महसूस कर रहे हैं कि यार वक्त बिल्कुल ही नहीं गुजर रहा, रुक गया। तो रुकने का मतलब क्या? रुकने का मतलब ही यहाँ पे ये हुआ कि जो दौरानिया है वो बहुत तवील हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इसी को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट बोलेंगे। सही है ना? तो इसका मतलब है ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हाँ, ये एग्जिस्ट कर सकती है सिर्फ कब? जब टी नॉट डिवाइड होगा ज़ीरो से। और लॉरेंस फैक्टर ज़ीरो जब होता है जब ऑब्जेक्ट अचीव कर ले स्पीड ऑफ, लॉरेंस फैक्टर ज़ीरो जब होता है जब ऑब्जेक्ट अचीव कर ले स्पीड ऑफ, और वो वन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी हो? ज़ीरो, है ना? गामा वन ऑब्जेक्ट रेस्ट में, गामा ज़ीरो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस स्पीड से? लाइट की स्पीड से। यहाँ आपने टाइम डायलेशन को भी नोट कर लिया, ठीक है? अच्छा, किसके? हाँ, इनके नाम आप लिख लें, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो इसमें जो टी नॉट है ना बेटा, यहाँ टी नॉट को बोलेंगे प्रॉपर टाइम इंटरवल। क्या बोलेंगे? प्रॉपर टाइम इंटरवल। और टी को क्या बोलेंगे? या तो बोल सकते हैं क्या? रिलेटिविस्टिक, या दूसरा लफ्ज क्या कह सकते हैं? डायलेटेड। प्रॉपर से बढ़ जो चुका हो, ज़्यादा हो चुका हो, है ना? जैसे अभी आपको फील हो रहा है कि क्लास ख़त्म नहीं हो रही, वक्त बड़ा तवील हो गया है, और मैं कह रहा हूँ अभी बहुत कुछ पढ़ना है, मुझे तो नॉर्मल लग रहा था, आप कह रहे हैं वक्त बड़ा तवील हो गया, कट ही नहीं रहा, है ना? ये वाली गन। रिलेटिविस्टिक और डायलेटेड टाइम इंटरवल। और बाकी तो आपको पता है लॉरेंस फैक्टर है। इसी तरह आइंस्टाइन ने भी एक ऐसी कोई कहानी बताई थी, कुछ कहा था कि भाई जब आप, कि आइंस्टाइन खुद ऐसे अज्यूम कर रहा है शायद कि वो किसी के साथ पार्क में बैठा हुआ है अपने किसी दोस्त के साथ, और वो कह रहा है कि उसके साथ जब मैं बैठा हूँ तो मेरा वक्त थम गया, मेरा वक्त ही नहीं गुजर रहा, मतलब वो वक्त इतना स्पेशल हो गया। ये किसकी एक इमेजिनेशन है? आइंस्टाइन की, क्योंकि आइंस्टाइन ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब उसके लिए वक्त कुछ और चल रहा है और बाहर वालों के लिए वक्त कुछ और चल रहा है, तो टाइम डायलेशन हुआ ये, ठीक है? जबकि ये बात याद रखी जाएगी कि वक्त उस बंदे के अपने लिए नॉर्मल है, सिर्फ जो उससे कोई देख रहा होगा, देखने वाले यानी ऑब्जर्वर को वो इफ़ेक्ट्स फील होंगे। अच्छा, तो प्रॉपर टाइम इंटरवल और रिलेटिविस्टिक टाइम इंटरवल। अब ज़रा इसके बाद जो है वो एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और बतानी थी, वो ये थी, देखो स्पीड ज़ीरो तो टाइम कैसा है? प्रॉपर। स्पीड बराबर हो गई सी के
टाइम स्टॉप्स, वक्त रुक गया। वक्त मतलब घड़ी का साइकिल ख़त्म हो गया, घड़ी आगे नहीं बढ़ रही, आप बोलोगे वक्त रुक गया। तो आप बोलोगे ये वक्त नहीं रुका, आप बोलोगे घड़ी का साइकिल ख़राब नहीं हुआ, मैं मूव कर रहा हूँ लाइट की, अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये बोल सकते हो कि घड़ी का साइकिल ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लेना कि अगर इन केस ऐसा हो जाए, जो कि आइंस्टाइन पहले कह चुका, ये नामुमकिन है कि अगर आप लाइट की स्पीड को क्रॉस कर लो, लाइट की स्पीड के बैरियर को क्रॉस कर लो, जो कि आइंस्टाइन पहले कह चुका है, सिर्फ ज़बानी का थ्योरेटिकली या कैलकुलेशन के ज़रिए प्रूफ करके दिखाया कि हम लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कर लेंगे ना तो हमारा वक्त उल्टा चलने लगेगा। कैसा लगेगा? हमारी उम्र बढ़ते 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 पहले स्लो ही हमने अपना बढ़ना कम कर दिया, फिर एक वक्त आया ज़ीरो हो गए, हम बढ़ ही नहीं रहे, वक्त क्या हो गया? रुक गया। अब इससे और आगे क्या होगा? जिस तरह टेम्परेचर माइनस में जाता है, टेम्परेचर गर्मी से कहाँ पर आता है? गिरते 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 ज़ीरो पे आता है, फिर कहाँ चले आता है? माइनस में। तो वक्त भी ज़ीरो पे आएगा, कहाँ चले आएगा? माइनस से मुराद ये कि आप 20 साल की उम्र पे आके रुके थे ना, अब दोबारा 19, 18, 17, 16 वापस आप अपनी पैदाइश तक पहुँच जाओगे। बट दिस इज़ अभी तक इम्पॉसिबल, क्योंकि हम लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? टाइम रन्स बैकवर्ड। इसका मतलब सिंपल है, इम्पॉसिबल टू जंप इनटू पास्ट, इम्पॉसिबल टू जंप इनटू। आप अपने माजी में नहीं जा सकते, हाँ अपने फ्यूचर में जा सकते हो, लेकिन अपने माजी में जाना हो तो क्या करोगे? स्पीड की लिमिट को क्रॉस करोगे। और कुछ ज़राए और ख़बरों के मुताबिक कुछ पार्टिकल ऐसे डिटेक्ट किए गए हैं जो कि अभी तक इमेजिनरी पार्टिकल हैं, उनको हकीकत में नहीं पाया गया। वो ऐसे पार्टिकल हैं जो लाइट की स्पीड को क्रॉस कर चुके हैं और वो वक्त में उल्टा चल रहे हैं। बट ये बातें अभी हमारे समझ से बाहर ही होंगी, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, बेहतर है। अच्छा भाई, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। अब आखिरी बात करते हैं मास एनर्जी रिलेशन की। मास एनर्जी रिलेशन जल्दी से कॉपी कर लो, जो कर रहा हूँ मैं डाल दूँ। या मॉडर्न फिजिक्स की जान है ये बोलो, और वो फॉर्मूला कौन है? मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, ओ मामा क्या हुआ बेटा? इक्वल टू MC स्क्वायर। हाँ भाई बेटा, E फॉर एनर्जी, E फॉर एलिफेंट। वेरी गुड। आपने फेसबुक पे ऐसे मीम्स देखे होंगे कि M फॉर, ये एक बंदे ने वो ना कॉफ़ी की दुकान खोली, ठेला उसने शॉप खोली, उसने लिखा इक्वल टू MC स्क्वायर। उसने कहा कि M इक्वल टू मिल्क, C इक्वल टू कॉफ़ी, एंड व्हेन बोथ मल्टीप्लाइड you drink it, you get energy. When you like drink coffee and milk, you get energy. तो ऐसे में आइंस्टाइन की रूह ने भी आत्महत्या कर ली। उसने कहा मैं दोबारा मर जाती हूँ, मैं मौत के बाद भी मर जाती हूँ। तो बेटा यहाँ क्या सीन है? E का मतलब तो एनर्जी है, यहाँ M का मतलब है मास। लेकिन अगेन और प्रॉपर बात करेंगे, मास नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कौन सा मास? रिलेटिविस्टिक मास। और C का मतलब हो जाएगा स्पीड ऑफ। इट सिंपली मीन, आप समझ जाना कि एक ऑब्जेक्ट हाई एनर्जी गेन ही जब करता है, एक ऑब्जेक्ट हाई एनर्जी गेन सिर्फ जब करता है जब वो हाई स्पीड या लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसका जो मास है वो अपने आप बढ़ जाता है, मास वेरी कर जाता है। इस फॉर्मूले में जो मास है, ये कौन सा वाला मास है? ये रेस्ट मास नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक मास है। ये सिर्फ जब आएगा जब उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी।
तो क्योंकि आपको बता दिया था कि मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि मास और एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, दोनों एक ही चीज़ है, इनका डीएनए, इनका स्ट्रक्चर सेम है, शक्ल का फ़र्क है खाली। क्योंकि हमें पता है फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिजिक्स डील किससे करती है, मैटर, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन। ये जो हम पढ़ते हैं ना, इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यही तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि मास और एनर्जी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। यानी क्या कि अगर किसी का मास हाई स्पीड की वजह से बढ़ गया तो हकीकत में उसका मास नहीं बढ़ा है, हकीकत में उसके अंदर आ गई है ज़्यादा एनर्जी। तो अगर कोई छोटा सा मास, बहुत थोड़ा सा मास बहुत हाई स्पीड से लाइक स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो वह अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा बहुत सारी एनर्जी के अंदर। छोटा सा मास बहुत बड़ी पैदा कर देगा क्या, एनर्जी। और बहुत बड़ी एनर्जी को अगर कन्फाइंड करो तो वो एक छोटा सा क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। ये टॉपिक हमारे आगे अभी इसमें ज़रूर आएंगे। तो देखो अब इस चीज़ को बहुत शॉर्ट और आसानी से समझ लो कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो उनका रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि जब आप एनर्जी और मास का रेशो निकालोगे ना तो हमेशा जवाब क्या आएगा, c² एंड c² इज अ कांस्टेंट। अगर आप मिसाल के तौर पे ये स्क्वायर हटाना चाहें तो क्या लगेगा, √e अपॉन इक्वल टू क्या आएगा, और ये c क्या है, इसका जवाब क्या आता है, इसका मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें जितनी एनर्जी है, उसमें जितनी और उसका जो रिलेटिविस्टिक मास है, जब आप उनका रेशो निकालोगे ना तो हमेशा जवाब कांस्टेंट आएगा, हमेशा जवाब क्या आएगा, और वो कांस्टेंट जवाब क्या होगा, लाइट की स्पीड। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो जब भी आप किसी का रेशो निकालो मास और एनर्जी का तो हमेशा रेशो क्या आएगा, 3 एक्सपोनेंट 8। आइए, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी और मास एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। यहाँ तक की बात नोट करो। जल्दी से बात नोट कर लो और फिर एक आखिरी बात और समझ लेते हैं कि अगर आपके पास मास है 1 किलोग्राम, हम अभी ये समझेंगे कि ये 1 किलोग्राम मास जो कौन सा वाला मास होगा, रिलेटिविस्टिक मास। यकीनन ये मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए या अगर इसके इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस करनी हो तो वो कितनी एनर्जी पैदा करेगा। 1 किलोग्राम का नॉर्मल इतना सा वज़न कितनी एनर्जी पैदा करेगा, ये हमें देखना भी। यहाँ ध्यान दो, फॉर्मूला क्या, इक्वल टू क्या करें, मास कितना, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी, और इसका कर देना है क्या बनेगा, 3 एक्सपोनेंट, ये आंसर आएगा, बल्कि ये नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 8 टू ज़ा 9 एक्सपोनेंट 16। और आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी का यूनिट होता है जूल। क्या होता है, अब 1 किलोग्राम का जो मास था उसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी पैदा हुई। अगर मैं कहूं 9 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 3 के आगे कॉमा लगाओ, 3 जीरो पे 1000 बनता है, 6 पे मिलियन, 9 पे बिलियन। अब आगे और पता नहीं कौन सा आ जाएंगे, 12 इतने लंबे वैल्यू पे जाना भी नहीं है। क्वाड्रिलियन आता है,
ट्रिलियन आता है, बिलियन के बाद ट्रिलियन, फिर क्वार्टर ट्रिलियन आता है, फिर उसके बाद पता नहीं उसके आगे मुझे याद नहीं आ रहा बहरहाल। अच्छा अब देखो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, हम उससे याद नहीं रख रहे, किससे याद रख रहे हैं? 10 की पावर। तो देखो सिंपल सी बात है, 1 किलोग्राम का मास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी हमें फिजिकली दिखाई नहीं देती। तो अगर कोई चीज़ एनर्जी बन जाएगा तो वो आपके सामने यहाँ बैठा हुआ नहीं होगा, बल्कि पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगा। अब एक सिंपल सी अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो भाई खुदा यानी अल्लाह ताला, अल्लाह ताला क्या है? हम क्या कहते हैं? अल्लाह ताला नूर है। क्या है? खुदा नूर है। हमारा कॉन्सेप्ट लेना भाई, अल्लाह ताला की कोई फिजिकल स्टेट नहीं है ना भाई, वो हर चीज़ से पाक है। वो अल्लाह ताला क्या है? नूर है। नूर यानी एनर्जी। और हम कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह है। तो हर जगह से मुराद ये है कि इस कायनात को जो एनर्जी चला रही है ना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एनर्जी कौन है? वो खुदा है, वो अल्लाह ताला ही है। ठीक है, तो वो हर तरफ फैली हुई है, हर जगह मौजूद है। ठीक है, चलो अभी हमारे ये चारों कॉन्सिक्वेंस हो गए। अब इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। सिर्फ नेक्स्ट क्लास में अब इसके जितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो हमारे न्यूमेरिकल का टॉपिक रह गए, फिर ये रिलेटिविटी का टॉपिक ख़त्म होगा, फिर हम आएंगे क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक्स के ऊपर।